आसान है, आसान है, आसान है यार, ऑडिट आसान है। So this is CS Anitya Saraf and welcome to the series of Audit आसान है। And believe me, audit is easy, audit is scoring। और ये जो कंसेप्शन अपने को दिमाग के अंदर सेट करना है सर कि ऑडिट आसान है। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर ऑफ बैंक ऑडिट एंड आपको मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहना है सर, मेरे साथ साथ रिवाइज करना है। एंड बिलीव मी, बैंक ऑडिट आपके लिए बहुत सिंपल बन जाएगा। और ये जो चैप्टर है इट विल बी लाइक कि यस, इस चैप्टर के मार्क्स अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। सर इस रिवीजन वीडियो के अंदर क्या वो बच्चे भी अटेंड कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक बैंक ऑडिट नहीं करा है? बिल्कुल हाँ, अगर आपने अभी तक बैंक ऑडिट नहीं करा है तब भी आप इस रिवीजन वीडियो को अटेंड कर सकते हो सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो नोट्स है बैंक ऑडिट चैप्टर के वो आपको गूगल ड्राइव लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। फटाफट नोट्स डाउनलोड कीजिए एंड स्टार्ट द रिविजन विथ मी। एंड अगेन बिफोर स्टार्टिंग विद द पार्टिकुलर रिवीजन एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि भाई अगर आपको ये मुहिम अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपको कैसा लगा और इसके आगे आप क्या चाहते हैं कि कौन से चैप्टर्स अपन साथ में रिवाइज करें। तो अपन इस पूरे चैप्टर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। One will be NPA related and another will be non-NPA related। तो सर बैंक ऑडिट के अंदर अगर हम बात करें तो when we think about बैंक ऑडिट, तो बैंक ऑडिट जो है ना सर एक प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिकली डिपेंड ऑन देयर रेवेन्यूज फ्रॉम बैंक ऑडिट। एंड अगर हम बात करें तो इंटर में भी जब बच्चा जाता है आर्टिकलशिप में बैंक ऑडिट करने के लिए तो वो क्लूलेस ना हो कि बैंक ऑडिट क्या है। दैट इज वाई आईसीआई ने क्या किया है, अपने इंटर के ऑडिट के सिलेबस में बैंक ऑडिट इंसर्ट कर दिया। तो पहले अपने सीए इंटर के ऑडिट के सिलेबस में बैंक ऑडिट नहीं हुआ करता था, बट फिर आईसीआई को लगा कि यार बच्चे क्लूलेस होते हैं, बैंक ऑडिट में जाते हैं उनको पता नहीं होता करना क्या है। सो दैट इज वाई इंटर के सिलेबस में भी बैंक ऑडिट इंसर्ट कर देते हैं। तो इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि पार्टिकुलरली बैंक ऑडिट में क्या अप्रोच रहता है, किस तरीके से अपन ऑडिट करते हैं, बैंकों का जो अकाउंट्स है वो किस प्रकार से बनता है। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद सर अगर हम बात करें तो लॉजिकली आप सोच के बताओ मुझे कि बैंक के फंक्शंस क्या है। सर बैंक का जो फंक्शंस होता है ना वो होता है डिपॉजिट्स लेना, और डिपॉजिट्स लेकर एडवांसेस देना, इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है जी। तो बैंक के जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं डिपॉजिट्स लेने और फिर साथ ही साथ क्या करने सर, लोन्स देने और इन्वेस्टमेंट्स करने। अब आप सोच के देखो कि सर इसमें से सबसे क्रिटिकल एरिया कौन सा है जिसमें यू फील दैट द रोम इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट। रोम का मतलब क्या हो गया सर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। पूरे ऑडिट में जगह जगह अपन रोम बोलकर इसको यूज करने वाले हैं। तो भाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाईएस्ट का होता है सर, तो पार्टिकुलरली वो एडवांसेस के एरिया में होता है बिकॉज पैसे डूबने का चक्कर होता है। और इसीलिए आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टिकुलरली एडवांसेस को लेकर इश्यू कर रखी है बहुत सारी गाइडलाइंस। तो अपन क्या करने वाले हैं, ऑडिट ऑफ एडवांसेस देखने वाले हैं, ऑडिट ऑफ डिपॉजिट देखने वाले हैं, ये सारी चीजें भी इस पार्टिकुलर चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अपना इंट्रोडक्शन पार्ट है वो देख लेता है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले बोला गया है इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग कि साहब देश में कितने अलग अलग प्रकार के बैंक्स हैं। तो भाई देश के अंदर 6 अलग अलग प्रकार के बैंक्स हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ बैंक्स दैट इज कैटेगराइज्ड। पहला है कमर्शियल बैंक्स। तो मैं और आप जिस बैंक को जानते हैं समझते हैं दैट इज द कमर्शियल बैंक्स। तो नॉर्मली अपन क्या देखते हैं यार कि जो बैंक्स है वो क्या कर रही है सर, कमर्शियली बिजनेस कर रही है। बैंक क्या कर रही है सर, कमर्शियली बिजनेस कर रही है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है, रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया। तो ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स हैं और मेनली इनके दो ही फंक्शंस हैं, डिपॉजिट्स लेना, एडवांसेस देना। उसके बाद सर अगर हम बात करें तो जो कमर्शियल बैंक्स होती है सर वो ना रीजनल लोकल एरियाज में तो फोकस नहीं कर पाते। सो दैट इज व्हाई रीजनल रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है रीजनल रूरल बैंक्स। अब ये जो रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये बेसिकली अलग अलग रूरल एरियाज में सेट होती हैं, अलग अलग ग्रामीण एरियाज में सेट होती हैं ताकि वहां के जो लोग हैं उनके जो बैंकिंग नीड्स है, उनके जो फाइनेंशियल नीड्स है उसको कैटर किया जा सके। तो जैसे यहां पे अलग अलग एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब के लोगों के लिए सरकार ने बनाया है पंजाब ग्रामीण बैंक। अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के लोगों के लिए बनाया गया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। अगर इलाहाबाद की बात करें तो सरकार ने बनाया है इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, साउथ की बात करें तो आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक। महाराष्ट्र में भी वी हैव महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक। तो इस तरीके से अलग अलग रीजनल रूरल बैंक्स हैं। उसके बाद सर आता है तीसरा
कोऑपरेटिव बैंक। अब कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है सर? तो आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में तो सुना ही होगा, जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम करती हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं ये भी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम करती हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है ना? इसके भी अलग अलग एग्जांपल्स दिए हुए सर, जैसे वी हैव गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वी हैव छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित। क्या है सर? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित। और कोऑपरेटिव बैंक, जैसे हम कोऑपरेटिव वर्ड सुनते हैं ना, दिमाग में क्या आता है? अमूल। अमूल कहां से है? गुजरात से है। तो अगर कोऑपरेटिव बैंक की भी बात करें तो पहले एग्जांपल क्या दिमाग में आना चाहिए साहब? गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। दैट शुड बी द फर्स्ट एग्जांपल दैट शुड कम इन आवर माइंड। उसके बाद बात करें सर पेमेंट बैंक्स, तो भाई ये जो कॉन्सेप्ट है पेमेंट बैंक्स का आज के टाइम में बहुत पॉपुलर हमारे देश के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को पेटीएम लेकर आया था, लेकिन वो बात अलग है कि अब पेटीएम का खुद का बैंड बच चुका है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है पेमेंट्स बैंक का, ये क्या है? तो ये ना आधी अधूरी बैंक है, ये आधी अधूरी बैंक है। अब बेसिकली हम आधी अधूरी बैंक क्यों बोल रहे हैं सर? ये पेमेंट्स ले तो सकती हैं, मतलब डिपॉजिट्स ले तो सकती हैं, लेकिन ये लोन्स दे नहीं सकती हैं। दे कैन टेक डिपॉजिट्स बट दे कैन नॉट इश्यू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। यानी पेमेंट बैंक्स की बात करें सर तो हम किसी पेमेंट बैंक में जाके अपना सेविंग्स अकाउंट खुला सकते हैं, करंट अकाउंट खुला सकते हैं, बिकॉज अपने को पैसा डिपॉजिट करने का होता है। डेबिट कार्ड वगैरह ये लोग इशू कर सकते हैं, हमें नेट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हमें क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू नहीं कर सकते। उसके बाद अगला आता है सर डेवलपमेंट बैंक्स। अब सर देश को अगर डेवलप करना है तो पार्टिकुलरली डेवलपमेंट के जो सेक्टर्स है वहां पैसा लगाना होगा, है ना? जैसे मेट्रो लाइंस है, ब्रिजेस है, रेलवे लाइंस है, इन सबको फाइनेंसिंग की जरूरत है। लेकिन साहब प्रॉब्लम यह है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स है ये बहुत ही लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं और दैट इज वाई नॉर्मल जो बैंक्स होते हैं इन लोन्स को देने से हेजिटेट करते हैं। दैट इज वाई सरकार लेकर आया है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल है सर, आपने सुना होगा इडबी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इडबी के साथ इसका छोटा भाई सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड वी आल्सो हैव आईएफसीआई दैट इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड उसके बाद है सर स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है सर? जिसका कोई नहीं है ना उसका स्मॉल फाइनेंस बैंक है। यानी जो अनसर्व्ड सेक्टर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, यानी किसान वगैरह हो गए, एसएमईज हो गए, तो इनके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक सेट होकर रखी है। स्मॉल फाइनेंस बैंक इनकी मदद करता है, राइट? इसके एग्जांपल्स दिए हुए सर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। दो एग्जांपल्स मॉड्यूल में दिया हुआ है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स वी हैव। ओके सर, उसके बाद बेसिक गाइडलाइंस दी हुई है किस चीज के बारे में सर? हमारे माई बाप के बारे में। अब हम कौन है सर? अभी हम बैंकिंग इंडस्ट्री हैं, हम बैंकिंग सेक्टर है, तो हमारा माई बाप कौन है? हमारा माई बाप है आरबीआई, हमारा माई बाप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के बारे में कुछ जनरल बातें बोली हुई हैं जो अपने क्लास 12th के अंदर पढ़ रखा होगा, कुछ नया पढ़ने का नहीं है। कि आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं सर? करेंसी इशू करना। आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं सर? करेंसी के इशू को रेगुलेट करना। आपने देखा होगा कि हर 6 महीने में आरबीआई करेंसीज वगैरह चेंज करती रहती है, उसको रेगुलेट करती रहती है ताकि मार्केट में फेक नोट्स वगैरह सर्कुलेट ना हो जाए। बैंकर्स का बैंक कौन है सर? आरबीआई। सीजीएसडी का बैंकर कौन है सर? आरबीआई। और बाकी कमर्शियल बैंक जब भी मुसीबत में होती हैं तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन है सर? आरबीआई। और आरबीआई क्या करती है सर? जितने भी बाकी कमर्शियल बैंक्स हैं और बाकी जितने भी अलग अलग प्रकार के बैंक्स हैं सबको रेगुलेट करती है। आज की तारीख में कोई भी बैंक अगर देश में कोई भी ब्रांच ओपन करना चाहता है तो पहले आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा। कोई भी बैंक बिना आरबीआई से लाइसेंस लिए क्या नहीं कर सकता? कोई ब्रांच ओपन नहीं कर सकता। मतलब आरबीआई इज जस्ट लाइक द मदर ऑफ द बैंक। एक चीज हमेशा याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं, आरबीआई इज जस्ट लाइक द मदर ऑफ द बैंक एंड सीजी इज जस्ट लाइक द फादर ऑफ द बैंक। ठीक है, तो अब मम्मी क्या बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकती है, इंस्पेक्शन वगैरह कर सकती है? अगर बेटा कुछ गलत कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तो क्या मम्मी इंस्पेक्शन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। यानी आरबीआई ऑल्सो हैज द पावर टू इंस्पेक्ट एनी बैंक। ओके सर, उसके बाद सर अगर हम बात करें तो बैंक्स एक स्पेशल सेक्टर होता है। बैंक्स एक स्पेशल सेक्टर होता है, हमारी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी होता है, और बैंक्स के जो ऑपरेशंस होते हैं सर उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। देयर आर ए नंबर ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स दैट आर एप्लीकेबल टू द बैंक्स। तो कौन से अलग अलग प्रकार के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं जो बैंक्स को एप्लीकेबल होते हैं? तो साहब नाम ही है बैंक, तो बैंक का तो कोई एक्ट होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बैंकों का बैंक कौन है सर? बैंकों का बैंक कौन है? मतलब बैंक का राजा कौन है? बैंक का राजा कौन है? सबसे बड़ा बैंक कौन है देश का? एसबीआई। तो एसबीआई के साहब दो एक्ट्स हैं, एसबीआई के साहब दो एक्ट्स हैं, खुद के एक्ट, एसबीआई एक्ट 1955 और एसबीआई की सब्सिडरीज के लिए भी अलग से एक्ट है, एसबीआई सब्सिडरी बैंक्स एक्ट 1959। ठीक है जी। उसके बाद अगर बैंक कंपनीज के फॉर्म में रजिस्टर्ड है तो कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल होगा, तो वी हैव कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद आपने देखा होगा सर आज के टाइम पे बैंक्स का एक्विजिशन, ट्रांसफर, मर्जर्स वगैरह आम बात है।
तो उसके लिए भी दो एक्ट है, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1980। ठीक है जी। उसके बाद कौन सा बैंक था जो गरीबों की हेल्प करता था? रीजनल रूरल बैंक्स। तो गरीबों की हेल्प करता है यार रीजनल रूरल बैंक्स, मतलब ग्रामीण एरियाज की हेल्प करता है, उनके लिए अलग से एक्ट बना दिया, दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976। बैंक्स जितना आईटी यूज करती हैं, बैंक से ज्यादा आईटी शायद ही देश में कोई और यूज करता होगा, तो आईटी एक्ट 2000 भी इनके ऊपर एप्लीकेबल है। और साहब अगर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है तो बैंकों को एक्टिवली इन्वॉल्व होना होगा, तो दैट इज वाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 भी इनके ऊपर एप्लीकेबल है। तो अलग अलग प्रकार के एक्ट्स इनके ऊपर एप्लीकेबल है। और उसके अलावा सर बैंकों के पास पावर होना चाहिए कि अगर बोरोवर बैंक का पैसा बैंक को ना दे तो बोरोवर पैसा रिकवर कर सके, बैंक पैसा रिकवर कर सके, है ना। तो पार्टिकुलरली उसके लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसको बोलते हैं सरफासी एक्ट, दैट इज सेक्युरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो ये जो एक्ट है साहब सरफासी एक्ट, ये भी बैंकों के ऊपर एप्लीकेबल है। इसके तहत बैंक के पास पावर है कि अगर बोरोवर बैंक का पैसा बैंक को वापस ना दे तो सिक्योरिटी को इन्फोर्स कराकर क्या कर सकती है, बैंक अपना पैसा वसूल कर सकती है। बैंकों में बहुत सारे पेमेंट्स होते हैं सर, तो इसलिए पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 भी इनके ऊपर एप्लीकेबल है। और इतना ही नहीं साहब, और भी अलग अलग एक्ट्स हैं जो बैंक के ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे दो इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो बैंक के ऊपर एप्लीकेबल है बट आईसीआई ने अपने स्टडी मैट में उनका नाम नहीं दिया, तो मैं बता देता हूं आपको। एक है साहब आरबीआई एक्ट 1934 और दूसरा है सर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक्ट 2016। ठीक है, ओके सर। उसके बाद वो कौन कौन से अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट्स हैं जो बैंक ऑडिट्स में इशू किए जाते हैं। तो सर हम कौन है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। हम है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो क्या इशू करेंगे सर? स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट। और स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट कौन से स्टैंडर्ड में आपने देखा था? एसए 700 दैट इज फॉर्मेट ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन, 705 दैट इज मॉडिफाइड ओपिनियन, 706 दैट इज ईओएम ओएम पैरा। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट इशू होएगा। अगर मैं टैक्स ऑडिटर हूं तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी इशू होएगा एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। बैंकों में सर कारो एप्लीकेबल नहीं होता, कारो की जगह एक सब्सटीट्यूट होता है इनका लफार, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। तो लफार रिपोर्ट अगेन इशू होएगा। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट हो गया, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हो गया, लफार रिपोर्ट हो गया। फिर बैंकों को मेंटेन करनी होती है लिक्विडिटी, बैंकों को मेंटेन करनी होती है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो एसएलआर की रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करी या नहीं करी उसके ऊपर भी रिपोर्ट इश्यू होते हैं। उसके बाद सर याद करो कंट्रोल्स इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, स्टैट ऑडिटर को रिपोर्ट करना था ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स 143 सबसेक्शन 3, वो रिपोर्ट भी यहां पे इश्यू होएगा। उसके अलावा सर बैंक के पास होता है बहुत सारा खजाना, आपको पता ना बैंक के पास होता है बहुत सारा खजाना, तो ट्रेजरी ऑपरेशंस के बारे में भी अपने को एक रिपोर्ट इशू करने का होता है। ठीक है जी, तो इतनी सारी चीजें हो गई। तो अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट्स कौन से हो गए सर? स्टैट ऑडिट रिपोर्ट, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, एसएलआर। और क्या हो गया सर? ट्रेजरी ऑपरेशंस के ऊपर रिपोर्ट। और क्या हो गया सर? आईएफसी के ऊपर रिपोर्ट। अब देखना सर एक चीज याद रखिएगा, एक थे बैंक के अपने घोष बाबू, एक थे जिलानी बाबू, एक थे घोष बाबू, एक थे जिलानी बाबू। अब घोष बाबू ने क्या बताया बता सर? घोष बाबू ने बताया कि साहब ये जो अलग अलग फ्रॉड्स हो रहे हैं ना, फ्रॉड्स को कैसे रोकना है। और जिलानी बाबू जलते थे, तो जिलानी बाबू ने बताया कंट्रोल्स कैसे लगाने हैं। तो घोष बाबू, तो एक घोष कमेटी था जिसने बताया सर फ्रॉड्स वगैरह को कैसे रोकना है। तो जो घोष कमेटी है उसने रिकमेंडेशंस दिया था कि यार फ्रॉड वगैरह को कैसे रोकना है बैंक में, तो अपने को रिपोर्ट करना है कि घोष कमेटी के रिकमेंडेशंस फॉलो हुई कि नहीं। और जो जिलानी कमेटी है ना, उसने रिकमेंडेशंस दिए थे यार कंट्रोल्स को कैसे बेहतर बनाना है, तो जिलानी कमेटी के रिकमेंडेशंस के बारे में भी अपन रिपोर्ट करेंगे। ओके सर। उसके बाद देखना जो बैंक का काम होता है वो क्या होता है सर? डिपॉजिट लेना, एडवांसेस देना। अब नॉर्मल सिचुएशन में क्या होना चाहिए सर? डिपॉजिट शुड बी मोर देन एडवांसेस, बट कभी कभी क्या होएगा, डिपॉजिट्स कम होंगे, एडवांसेस ज्यादा होंगे, स्पेशली रूरल एरियाज में, बिकॉज गांव गराज के एरिया यार लोग डिपॉजिट तो देंगे नहीं, एडवांसेस ज्यादा लेके जाएंगे। तो अपने को यह भी रिपोर्ट करना है कि रूरल एरियाज के अंदर कहीं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो एडवर्स तो नहीं है। तो क्या रिपोर्ट करना है अपने को कि रूरल एरियाज के अंदर कहीं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो एडवर्स तो नहीं है। ओके। उसके बाद लास्ट टॉपिक पार्ट 1 के अंदर आता है पैक्युलरिटीज इन्वॉल्वड इन बैंक ऑडिट। तो क्या क्या खासियत है बैंक ऑडिट में, क्या क्या पैक्युलरिटीज इन्वॉल्वड है? 5 ही पॉइंट्स है साहब। एक तो बैंक ऑडिट में जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं उतने शायद ही किसी और एंटिटी में होते होंगे। हाई वॉल्यूम्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस साहब, जितने ब्रांचेस बैंक के होते हैं उतने शायद ही किसी और के होते होंगे। वाइड ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ बैंक नेटवर्क, जितने अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बैंक ऑफर करता है उतना शायद ही कोई और ऑफर करता होगा। लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड साहब, जितनी टेक्नोलॉजी बैंक यूज करती है शायद ही कोई और करती होगी। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। और साथ ही साथ बैंक के ऊपर होता है एक रेगुलेटर, जो एक्सरसाइज करता है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस, जिसको बोलते हैं आरबीआई, तो स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाय द बैंकिंग रेगुलेटर।
तो देयर आर 5 peculiarities involved in bank audit, that is, repeat with me: huge volumes and complexity of transactions, wide geographical spread of bank's network, large range of products and services offered, extensive use of technology and strict vigilance by the banking regulator. very very good. तो अभी तक जितना भी किया फटाफट वीडियो को पॉज करो, इतना रिवाइज करो और फिर मेरे साथ चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है अपना, दैट इज द बैंक ऑडिट अप्रोच, कि हमारा बैंक ऑडिट का अप्रोच क्या रहेगा। तो भाई सबसे पहले ना बैंक ऑडिट का प्लान बनाना है, ठीक है जी, और उसके बाद कंट्रोल इन्वायरमेंट एट ए बैंक की बात की गई है। वी हैव टॉक्ड अबाउट कंट्रोल इन्वायरमेंट ऑफ द बैंक। और फिर उसके बाद बात की गई है कि सर जो एंगेजमेंट टीम है जो ऑडिट करने जाएगी वो आपस में डिस्कशन करेंगे, किन चीजों का डिस्कशन करेंगे और उन डिस्कशन से क्या क्या फायदा रहने वाला है। तो ये 3 चीजें इसके अंदर आने वाली है। तो सबसे पहले ड्रॉइंग ए बैंक ऑडिट प्लान। तो जो ऑडिट प्लान बनेगा ना वो किसके ऊपर बेस्ड होगा? जो ऑडिट प्लान बनेगा सर वो 4 चीजों के ऊपर बेस्ड होगा। आप नॉर्मली बताओ कि नॉर्मली अपन जब ऑडिट प्लान बनाते हैं किन चीजों के ऊपर बेस्ड होता है सर? तो ऐसे 300 क्या बोलता है कि जब भी अपन ऑडिट प्लान बनाते हैं वो एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होता है। तो ठीक उसी तरीके से यहां भी जो अपना बैंक ऑडिट प्लान है दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशंस, एंड इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन एडवर्स फीचर्स कितने हैं भाई, एंड इट इज गोइंग टू बेस्ड ऑन कि प्रीवियस रिपोर्ट्स में अपन ने क्या देखा, कितना कंप्लायंसेस वगैरह था। तो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ कंप्लायंस इन द प्रीवियस रिपोर्ट्स भी अपन ऑडिट प्लान क्या करने वाले हैं, ड्राफ्ट करने वाले हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन कि कंट्रोल्स कैसे हैं। तो सिंपल चीज है। उसके बाद कंट्रोल इन्वायरमेंट एट ए बैंक। अब यहां पे क्या बोला गया कंट्रोल इन्वायरमेंट एट ए बैंक के अंदर कि बैंक के पास ना एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स होने चाहिए ताकि अगर कुछ भी रिस्क है तो उस रिस्क को मिटिगेट किया जा सके। मिटिगेट करने का मतलब समझते हो ना, रिस्क को कम किया जा सके, रिस्क को न्यूट्रलाइज किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हर ट्रांजैक्शंस का अप्रूवल कौन देगा उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। कुछ भी अगर एक्सेप्शंस जनरेट होती है, मतलब अगर कुछ भी जो भी रूल्स वगैरह बनाए गए हैं उसके अगेंस्ट कुछ भी होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका सेट होना चाहिए। फिजिकल सिक्योरिटी इंश्योर करने का तरीका सेट होनी चाहिए, और अगर कोई क्राइसिस आ जाती है तो कॉन्टिजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो कि जब भी बैंक ऑडिट के वक्त कंट्रोल एक्टिविटीज परफॉर्म किया जाएगा तो किन सवालों का ध्यान रखना है। तो जब भी बैंक ऑडिट के अंदर कंट्रोल एक्टिविटीज परफॉर्म किया जाएगा किन सवालों का ध्यान रखना है, तो आप क्या ध्यान रखोगे साहब कि बैंक के अंदर जब भी कंट्रोल एक्टिविटीज परफॉर्म किया जाएगा किन सवालों का ध्यान रखना है, तो आप ध्यान रखोगे साहब किसने किया, क्या किया, क्या ध्यान रखोगे, किसने किया, क्या किया, कब किया, कितनी बार किया। क्या ध्यान रखोगे, किसने किया, क्या किया, कब किया, कितनी बार किया, कहां किया, क्यों किया, और फाइनली कैसे किया। तो आप इन सारी चीजों का ध्यान रखोगे। सबसे पहले हु यानी किसने किया, हु परफॉर्म द कंट्रोल, और जिसने भी कंट्रोल परफॉर्म किया क्या उसके पास ऑथोरिटी था, क्या उसके पास नॉलेज था। फिर क्या किया मतलब क्या एविडेंस लिया, टू डेमोन्स्ट्रेट कि कंट्रोल इफेक्टिव है। फिर कब किया, कितनी बार किया, यानी व्हेन एंड विद व्हाट फ्रीक्वेंसी द कंट्रोल इज परफॉर्म्ड, और जिस भी फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल परफॉर्म की जा रही है इज इट इनफ टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द रोम, दैट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देन वेयर यानी कहां किया, तो एविडेंस कहां है, कितने लंबे समय से है, और क्या हमारे ऑडिट के लिए एक्सेसिबल है। व्हाई इज द कंट्रोल बीइंग परफॉर्म्ड, व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर बीइंग प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड, एंड हाउ आर द कंट्रोल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड, राइट, कि किस तरीके से कंट्रोल एक्टिविटीज परफॉर्म की जा सकती है, कौन सी कंट्रोल एक्टिविटीज हैं, कहीं कुछ कमियां तो नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस तो नहीं है, अगर कमियां हैं तो उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, अगर कोई कमियां निकल के आ जाती हैं तो उसे कितने टाइम फ्रेम में रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें तो हाउ के अंदर आ गया कि हाउ इज द कंट्रोल परफॉर्म्ड, व्हाट आर द कंट्रोल एक्टिविटीज, कैन दिस एक्टिविटीज बी बाईपास्ड, कि साहब यहां कमियां हैं क्या, अगर कुछ भी एक्सेप्शन मिला, डिविएशन मिला तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, और उन कमियों को कितने समय में सही किया जाए। तो ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद आती है सर एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। तो जब भी एंगेजमेंट टीम ऑडिट करने के लिए जाएगा उनको क्या करना चाहिए सर, अपने ऑडिट रूम में बैठ के बढ़िया से डिस्कशन करना चाहिए अपने एंगेजमेंट पार्टनर के साथ कि बैंक का एनवायरनमेंट कैसा है, बैंक के कंट्रोल्स कैसे हैं, या यहाँ कौन कौन से पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट अपने को मिल सकते हैं। अब इस डिस्कशन में उन लोग किन चीजों का डिस्कशन करेंगे, सोचो यार, वो डिस्कशन करेंगे एरर्स के बारे में,
और डिस्कशन करेंगे फ्रॉड्स के बारे में, डिस्कशन करेंगे एरर्स के बारे में, डिस्कशन करेंगे फ्रॉड्स के बारे में, और डिस्कशन करेंगे रिस्क के बारे में, एरर्स फ्रॉड्स एंड रिस्क, एरर्स फ्रॉड्स एंड रिस्क। ठीक है जी, तो तीन चीजों के बारे में डिस्कशन हो गया, एरर्स फ्रॉड्स एंड रिस्क। एंड दे विल डिस्कस कि यार वी हैव टू बी अलर्ट ड्यूरिंग द ऑडिट, दे विल डिस्कस दैट वी हैव टू बी अलर्ट ड्यूरिंग द ऑडिट, इट सिंपली मींस दैट वी हैव टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब कौन से एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे सर? पास्ट एरर्स, फ्यूचर एरर्स। ठीक है, पास्ट एरर्स, फ्यूचर एरर्स। कौन से फ्रॉड के बारे में डिस्कस करेंगे सर कि किस किस प्रकार के फ्रॉड हो सकते हैं? कौन से रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे सर? ईपीएस वाली रिस्क, ईपीएस वाली रिस्क यानी एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क, एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क। और क्या डिस्कस करेंगे सर? दैट वी नीड टू बी अलर्ट, वी हैव टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो डिस्कशन के अंदर ये 6 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद डिस्कशन का फायदा क्या रहेगा सर? डिस्कशन का फायदा ये रहेगा कि उन एरियाज में ज्यादा फोकस किया जा सकता है जहां रोम की ज्यादा संभावना है, जहां ईपीएस ज्यादा है, यानी जहां एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क ज्यादा है। तो जब अपने को रिस्क का पता चल जाएगा तो डिस्कशन का फायदा ये होगा कि द वर्क कैन बी डेलीगेटेड टू द मोर एक्सपीरियंस पार्टनर, द वर्क कैन बी डेलीगेटेड टू द मोर एक्सपीरियंस पार्टनर, एंड वी कैन फिगर इट आउट दैट वेदर वी नीड एनी स्पेशलिस्ट, वेदर वी नीड एनी स्पेशलिस्ट टू एड्रेस द फ्रॉड। तो डिस्कशन का फायदा ये होगा कि अपने को डिस्कशन स्टेज में समझ में आ जाएगा कि भैया फ्रॉड को एड्रेस करने के लिए किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है या फिर किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद बोला गया सर बैंक के अंदर इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी कैसी होती है? बहुत सिंपल होती है। अगर हम बात करें परफॉर्मिंग एसेट की, यानी पैसा आ रहा है, बराबर से आ रहा है, तो एक्चुअल बेसिस में इनकम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा नॉर्मली। बट अगर हम बात करें एनपीए की, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, तो एनपीए मतलब साहब पैसे नहीं आ रहे हैं, एनपीए मतलब पैसे नहीं आ रहे हैं। नॉर्मल क्राइटेरिया ये होता है कि 90 डेज तक पैसा नहीं आया तो एनपीए मान दो। तो अगर एनपीए है, एसेट एनपीए है, यानी पैसा नहीं आ रहा है, उसके दामन में दाग लग चुका है कि साहब ये तो गंदा एसेट हो गया, तब इनकम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा कैश बेसिस में। उसके बाद फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 29 जो बोलता है जैसे कि कंपनीज को बैलेंस शीट पीएनएल बनाना पड़ता है थर्ड शेड्यूल के हिसाब से, बैंकिंग कंपनीज को भी बैलेंस शीट पीएनएल बनाना पड़ता है थर्ड शेड्यूल के हिसाब से। बट दिस इज द थर्ड शेड्यूल ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ओके सर। और बैलेंस शीट बनाने के लिए फॉर्म ए लगेगा, पीएनएल बनाने के लिए फॉर्म बी लगेगा। बैलेंस शीट बनाने के लिए फॉर्म ए लगेगा, पीएनएल बनाने के लिए फॉर्म बी लगेगा। और बैंकिंग कंपनीज को एएस फॉलो करना पड़ता है, इनके ऊपर इंड एएस एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद आता है सेक्शन 30 दैट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। तो बैलेंस शीट पीएनएल का ऑडिट कौन करेगा सर? बैलेंस शीट पीएनएल का ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा और कोई नहीं करेगा। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स सेम होंगी जो हमने कंपनी ऑडिट में सेक्शन 141 के अंदर करी हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स की बात की जाए सर, तो बोला जाओ देखो, अगर एक बैंकिंग कंपनी की बात करें तो बैंकिंग कंपनी यानी कंपनीज एक्ट 2013 लग रहा है। अगर कंपनीज एक्ट 2013 लग रहा है तो वहां पे रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेंगे? मालिक अप्रूव करेंगे, मालिक फिक्स करेंगे। इसका मतलब पार्टिकुलरली रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेंगे? मेंबर्स फिक्स करेंगे, शेयर होल्डर्स फिक्स करेंगे, जैसा कि सेक्शन 142 में होता है। लेकिन अगर बात की जाए नेशनलाइज बैंक्स की, अगर बात की जाए स्टेट बैंक्स की, तो साहब रेम्यूनरेशन यहां पे मम्मी फिक्स करेगी। कौन फिक्स करेगी? मम्मी फिक्स करेगी। मम्मी यानी आरबीआई। और किससे पूछ के, किससे कंसल्ट करके? पापा से कंसल्ट करके, यानी सीजी से कंसल्ट करके। तो remuneration of auditors of nationalized banks and the State Bank of India is to be fixed by the Reserve Bank of India in consultation with the central government. उसके बाद ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है सर? अगेन देखिए, लॉजिकल सी चीज है। अगर बैंकिंग कंपनी की बात करें, यानी माई बाप कौन है? शेयर होल्डर्स। तो उनके ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा सर? मेंबर्स करेंगे, जनरल मीटिंग में करेंगे, साथ में आरबीआई का अप्रूवल ले लिया जाएगा। ठीक है जी। तो बैंकिंग कंपनी की कहानी तो वहीं खत्म। लेकिन अगर नेशनलाइज बैंक की बात की जाए तो नेशनलाइज बैंक में होता है बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वहां अपॉइंटमेंट बीओडी करेगा आरबीआई का अप्रूवल लेके। ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स भी कौन करेगा? देश का सबसे बड़ा ऑडिटर यानी सीएजी, यानी सीएजी सीजे से कंसल्ट करके। और अगर सब्सिडीज ऑफ एसबीआई की बात की जाए तो बोला कि भाई एसबीआई खुद ही अपॉइंट कर लेगा। अगर सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई की बात की जाए तो बोला कि एसबीआई साहब खुद ही अपॉइंट कर लेगा। ठीक है ना, एसबीआई खुद ही अपॉइंट कर लेगा। और फाइनली अगर बात की जाए रीजनल रूरल बैंक्स की, तो रीजनल रूरल बैंक्स के केस में बोला गया कि छोटे मोटे बैंक्स हैं, बीओडी वगैरह कुछ होता नहीं है, मेंबर्स वगैरह कोई होते नहीं है, तो बैंक खुद ही अपॉइंट कर लेगा सीजी के अप्रूवल के बाद। बैंक्स खुद ही अपॉइंट कर लेगा सीजी के अप्रूवल के बाद। आई बिलीव ये छोटी मोटी चीजें क्लियर हैं। उसके बाद टॉपिक आता है सर पावर ऑफ ऑडिटर्स। तो बोला साहब बैंकिंग कंपनी के ऑडिटर हो, चाहे नेशनलाइज बैंक के ऑडिटर हो, चाहे स्टेट बैंक के ऑडिटर हो, चाहे स्टेट बैंक के सब्सिडरी के ऑडिटर्स हो, चाहे रीजनल रूरल बैंक के ऑडिटर्स हो, इनके पास भी सेम कंपनी ऑडिट वाले पावर्स होंगे। बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स को एक्सेस करने का पावर रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद ऑडिटर्स रिपोर्ट।
बोला गया साहब नेशनलाइज बैंक अगर आप ऑडिट कर रहे हो, अगर आप नेशनलाइज बैंक का ऑडिट कर रहे हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 चीजों के बारे में रिपोर्ट करनी होगी। अगर आप किसका ऑडिट कर रहे हो, नेशनलाइज बैंक का, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 चीजों के बारे में रिपोर्ट करनी होगी। सबसे पहले आपको रिपोर्ट करना है बैलेंस शीट के बारे में, फिर आपको रिपोर्ट करना है P&L के बारे में, ठीक है, फिर आपको रिपोर्ट करना है बैंक के ट्रांजैक्शंस के बारे में। फिर देखो आप सारे ब्रांचेस का ऑडिट कर नहीं सकते, आप सारे ब्रांचेस का ऑडिट कर नहीं सकते, तो इसीलिए आपको रिपोर्ट करना है ब्रांच ऑडिटर के रिटर्न्स के बारे में, ब्रांच ऑडिटर के रिटर्न्स के बारे में, ठीक है। और फिर फाइनली बोला गया है एनी अदर मैटर। तो 5 चीजें हैं जिसके बारे में रिपोर्ट करना है। सबसे पहले बैलेंस शीट के बारे में, तो पहले पॉइंट में बोला है whether in his opinion the balance sheet is a full and fair balance sheet containing all the necessary particulars and exhibits a true and fair view, एंड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जाए whether the information was provided। दूसरी चीज साहब कि जो भी ट्रांजैक्शन है बैंक के, वो बैंक के पास के अंदर है कि नहीं है। तीसरी चीज ब्रांचेस के रिटर्न जो भी मिले हैं एडिक्वेट है कि नहीं है। चौथी चीज P&L ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। और पांचवी चीज एनी अदर मैटर विच ही कंसिडर्स नेसेसरी टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ CG। फिर से आता है फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। हमारा फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट कैसा रहेगा, SS 700 जैसा रहेगा। तो SS 700 के अंदर जो हमने फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट देखा था, आपको याद होगा कि SS 700 के अंदर हमने फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट देखा था कि पार्टिकुलरली ताओ कोमा में चले गए, DPS में जब एडमिशन कराने के लिए गए थे, तो टाइटल याद है ना, ओपिनियन, वो सारा कुछ देखा था अपन ने। तो जो SS 700 का फॉर्मेट है वो एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट भी लगेगा। 143 ऑफ कंपनीज एक्ट में जो रिपोर्टिंग के मैटर्स दिए हुए हैं, कारो 20 एप्लीकेबल नहीं होगा। कारो 20 एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज कारो के अंदर हमने देखा है कि बैंकिंग कंपनीज को एग्जम्पशन मिलता है। और रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर को 4 बातें बतानी होंगी, दैट इज कितने डिपॉजिट्स लिए, कितने डिपॉजिट्स लिए, डिपॉजिट्स का कितना इंटरेस्ट देना है, कितने एडवांसेस दिए और एडवांसेस का कितना इंटरेस्ट लेना है। तो ये 4 बातें डिस्क्लोज करके चलनी होगी। ये 4 बातें डिस्क्लोज करके चलनी होगी फॉर ऑल द अनऑडिटेड ब्रांचेस। ये 4 बातें डिस्क्लोज करके चलनी होगी फॉर ऑल द अनऑडिटेड ब्रांचेस। और उसके बाद बात करें लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट की। अगर हम बात करें लफार की, तो देखो यार और जो कारो है वो बैंक ऑडिट में एप्लीकेबल होता नहीं है। तो बैंक के लिए एक दूसरा रिपोर्टिंग है, दैट इज लफार, जो कि इन एडिशन है टू द नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अब ये लफार एक क्वेश्चनर की तरह होता है जिसका फॉर्मेट RBI स्पेसिफाई करता है, और लफार ऑडिटर को सबमिट करना पड़ता है बिफोर 30th ऑफ जून एवरी ईयर। लफार कब तक सबमिट करना पड़ता है सर, बिफोर 30th ऑफ जून एवरी ईयर, हर साल 30 जून तक सबमिट करना पड़ता है। क्वेश्चनर का फॉर्मेट कौन स्पेसिफाई करता है सर, RBI। ब्रांच ऑडिटर्स यहाँ पे अपना जो भी लफार का रिपोर्ट है वो प्रिंसिपल ऑडिटर को सबमिट करते हैं, जो सेंट्रल ऑडिटर होता है। और सेंट्रल ऑडिटर फिर सारे रिपोर्ट्स ना मैनेजमेंट को देता है, फिर जाके मैनेजमेंट आगे जाके क्या देता है, RBI को भेजता है। तो दैट इज हाउ द प्रोसेस गोज ऑन। और अब लफार, क्योंकि बोला गया कि लफार 30 जून तक सबमिट करना है, तो इसलिए बोला जाता है टू एंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ लफार, प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत है, ठीक है ना। और अगेन लफार एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे सवालों के जवाब होंगे। तो मेंबर्स क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव समरी भी दे सकते हैं लफार का। मेंबर्स साथ में क्या दे सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव समरी भी दे सकते हैं लफार के रिपोर्ट का। और यहां रिपोर्टिंग के अंदर 2 टॉपिक्स और आते हैं। वन इज रिपोर्टिंग टू मम्मी यानी रिपोर्टिंग टू RBI, एंड अनदर इज रिपोर्टिंग अबाउट फ्रॉड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रिपोर्टिंग टू RBI, तो यहां पे ना 4 चीजों की बात की गई है। बोला सबसे पहले साहब कोई भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल है, कोई भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल है, चाहे वो इंटरनल ऑडिट कर रहा है, चाहे वो एक्सटर्नल ऑडिट कर रहा है, या कोई भी इंस्टीट्यूशनल ऑडिट कर रहा है, अगर ऑडिट करते वक्त उसको कुछ भी गलत नजर आता है, उसको कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नजर आती है, या कुछ भी सस्पेक्टेबल होता है कि यार यहां पे फ्रॉड हुआ है, या फिर उसको लगता है कि कहीं भी एक्सेस पावर को यूज किया गया है, जो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हैं उन लोगों ने एक्सेसिव मिसयूज ऑफ पावर किया है, या फिर ऑडिटर स्मेल्स एनी फॉल प्ले इन ए ट्रांजैक्शन, ऑडिटर स्मेल्स एनी फॉल प्ले इन ए ट्रांजैक्शन, मतलब फ्रॉड की खुशबू आती है, तो ऑडिट जाओ फ्रॉड की खुशबू लेके देखो। ऑडिट के लिए जाओ फ्रॉड की खुशबू लेके देखो कि वाह भाई फ्रॉड की खुशबू तो नहीं आ रही। तो अगर फ्रॉड की खुशबू आ रही है, अगर एक्सेस पावर का इंडिकेशन मिल रहा है, कुछ भी एक्टिविटी ऐसे नजर आ रही है कि तुमको संदेह हो रहा है कि फ्रॉड है, तो आप रेगुलेटर को बता दो। आप किसको बता दो, रेगुलेटर को बता दो, यानी कि मम्मी को बता दो। अगर नहीं बताओगे तो मम्मी आपके ऊपर ही एक्शन ले लेगी, आपको ही डंडे पड़ने वाले हैं। तो एनी डेलिब्रेट फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर शुड बी रेंडर हिमसेल्फ लायबल फॉर एक्शन, ठीक है जी। लेकिन फिर ऑडिटर एक डिलेमा में फंस जाएगा, अरे यार यहां तो मेरे को बोल रहे हैं कुछ भी सस्पेक्टेबल है, फ्रॉडुलेंट है, मम्मी को बता दो, RBI को बता दो, लेकिन ऐसे 200 में तो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की गई थी, तो हम कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या करें। तो फिर बोला गया ऐसे 250 की एक बात याद रख लेना, ऐसे 250 की एक बात याद रख लेना, कॉन्फिडेंशियलिटी इज ओवररिडन बाय द स्टैट्यूट, लॉ और बाय कोर्ट। तो कॉन्फिडेंशियलिटी को कौन ओवरराइड करेगा, लॉ की रिक्वायरमेंट,
ठीक है जी। उसके अलावा आप ऐसा 240 के रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान रखना जो कि फ्रॉड का स्टैंडर्ड है, और 143 सबसेक्शन 12 के रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान रखना जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड अगर आपको मिलता है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हो। तो 143 सबसेक्शन 12 की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान रखना। और फिर 143 सबसेक्शन 12 की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी अपन ने कंपनी ऑडिट के चैप्टर में कर रखा है। याद है ना कि अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा का इंडिविजुअल फ्रॉड मिलता है या फिर रीजन टू बिलीव है कि देयर इज ए फ्रॉड दैट इज एक्सीडिंग 1 CR, देन उस सिचुएशन में आप फॉर्म 884 में सीजी को रिपोर्ट कर दोगे। याद आया? तो वो 143 सबसेक्शन 12 के अंदर आपने वो वाला पोर्शन ऑलरेडी देखा हुआ है। तो ये अपना जो होता है सर ऑडिट रिपोर्ट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब ऑडिट रिपोर्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है आगे, दैट इज स्टेजेस इन कंडक्टिंग बैंक ऑडिट। उसके बाद अगला टॉपिक आता है स्टेजेस इन कंडक्टिंग बैंक ऑडिट, कि बैंक ऑडिट जब अपन कंडक्ट करते हैं ना उसका स्टेजेस क्या क्या है। तो देखो यार, इस टॉपिक को ना अपन 5 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेज इनिशियल कंसिडरेशंस, दूसरा स्टेज है अंडरस्टैंडिंग जहां पर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, देन रिस्क असेसमेंट का स्टेज है, देन एग्जीक्यूशन का स्टेज है, देन रिपोर्टिंग का स्टेज है। आईसीआई ने अपने स्टडी मैट में सिर्फ पॉइंट्स भर रखे हैं, कैटेगराइजेशन नहीं कर रखा है, बट अपन ने कैटेगराइजेशन कर दिया फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो बैंक ऑडिट का स्टेजेस है कितने स्टेजेस में डिवाइड कर दिया अपन ने? 5 स्टेजेस में। इनिशियल कंसिडरेशंस, अंडरस्टैंडिंग, रिस्क असेसमेंट, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। अब इनिशियल कंसिडरेशन में क्या बोला गया सर कि सबसे पहले बैंक क्या करेगा, ऑडिटर से एक डिक्लेरेशन ऑफ इनडेप्थनेस लेगा कि ऑडिटर इनडेप्थ तो नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद अपन क्या करेंगे सर, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले एंगेजमेंट रिस्क का एक असेसमेंट करेंगे कि व्हाट इज द ओवरऑल एंगेजमेंट रिस्क। उसके बाद कुछ बातों का खास ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि इंटरनल ऑडिटर शैल नॉट बी द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो अगर मेरे को स्टैट ऑडिट का ऑफर मिला है तो आई शुड नॉट बी द इंटरनल ऑडिटर। फिर मेरे को एग्री ऑन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट करना पड़ेगा एज पर ऐसा 210। मेरे को प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जो भी प्रीवियस ऑडिटर था, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। फिर मेरे को ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट स्ट्रेटजी का ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे 300 के अंदर, और मेरे को एक स्टैब्लिश्ड ऑडिट टीम बनानी होगी, बिकॉज अल्टीमेटली ऑडिट कौन करेगा जाके, ऑडिट मेरी टीम करने वाली है। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू स्टैब्लिश एन ऑडिट टीम, एन एक्सपीरियंस्ड ऑडिट टीम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई इनिशियल कंसिडरेशन वाले स्टेज में। सबसे पहले क्या था कि अपन क्या करेंगे सर, एंगेजमेंट रिस्क को असेस करेंगे। बैंक क्या करेगा, एक डिक्लेरेशन ऑफ इनडेप्थनेस ऑब्टेन करेगा ऑडिटर से। इंटरनल ऑडिटर स्टैट ऑडिटर नहीं हो सकता, विल एग्री ऑन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एज पर 210, विल कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर, प्लानिंग स्ट्रैटेजी, स्टैब्लिश एक्सपीरियंस टीम। फिर आते हैं सर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग यानी ऐसा 315। तो किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेंगे सर, बैंक और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, अकाउंटिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब क्या हो गया सर, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब क्या हो गया, तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर आप देखोगे 5 कंपोनेंट्स है। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर आप देखोगे 5 कंपोनेंट्स हैं। तो वो 5 कंपोनेंट्स कौन से हैं? आपको याद है ऐसे 315 में आपने एक टॉपिक किया था, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। वो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कौन से थे याद करो। दैट इज, हमने एक फॉर्मूला बनाया था उसके लिए, सीए का एम। हमने एक फॉर्मूला बनाया था उसके लिए, सीए का एम। तो व्हाट वाज सीए का एम बेसिकली? सी से इट वाज कंट्रोल एनवायरनमेंट, A for it was activities यानी control activities, A for it was assessment procedures, I was it was information system, M for it was monitoring। तो याद करो हमने ऐसे 315 में एक टॉपिक किया था components of internal control system, CA का M। तो C से कंट्रोल एनवायरनमेंट था, C से कंट्रोल एक्टिविटीज थी, देन A फॉर असेसमेंट प्रोसीजर्स यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स थे, I फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम था, M फॉर मॉनिटरिंग था। आप यहां भी देखोगे सर लगभग सेम ही है। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर भी आप देखोगे कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन, मॉनिटरिंग, ये 3 चीजें एग्जैक्टली सेम है। ठीक है ना, यानी ये जो एम वाला पार्ट है, ये जो सीए का एम वाला पार्ट है, ये एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, कंट्रोल एक्टिविटीज एग्जैक्टली सेम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एग्जैक्टली सेम है, मॉनिटरिंग एग्जैक्टली सेम है। खाली कंट्रोल एनवायरनमेंट की जगह उन्होंने दिया है दैट दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट शैल बी इन्वॉल्व्ड, और रिस्क असेसमेंट वर्ड नहीं यूज करके दे हैव गिवन दैट आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। तो आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिस्क, तो पार्टिकुलरली इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स दे हैव यूज्ड आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट ऑफ रिस्क, एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट की जगह दे हैव यूज्ड ओवरसाइटेडनेस बाय द दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड द मैनेजमेंट। बाकी जो 3 पॉइंट्स है एम वाले वो एग्जैक्टली सेम है। उसके बाद आता है सर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अब जब रिस्क असेसमेंट की बात करें, 3 स्टैंडर्ड आपके दिमाग में आनी चाहिए। ऐसे 315 जो कि बात करता है आइडेंटिफाई एंड असेस रोम, ऐसे 240 जो कि फ्रॉड रिस्क की बात करता है, एंड ऐसे 402 जो कि आउटसोर्सिंग के रिस्क की बात करता है।
तो रिस्क असेसमेंट के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? सबसे पहले ऐसा 315, दैट इज आइडेंटिफाई एंड असेस रोम, दैट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देन ऐसा 240, दैट इज असेस रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग। उसके लिए वी हैव टू चेक द कंप्लायंस ऑफ केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी नॉर्म्स मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर नॉर्म्स। तो बेसिकली जो बैंक्स जो नो योर कस्टमर नॉर्म्स मेंटेन करती है ना, सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मेंटेन करती है हर क्लाइंट का, वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हिसाब से करती है, मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस के हिसाब से करती है। और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे सर? एसेस करेंगे रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग, कि अगर बैंक ने कुछ क्रिटिकल सोर्सेज आउटसोर्स किया तो उसका क्या रिस्क है। तो ये 3 चीजों का रिस्क असेसमेंट करना है। उसके बाद आता है सर एग्जीक्यूशन। उसके बाद आता है सर एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन में किन चीजों का ध्यान रखना है सर? एग्जीक्यूशन में किन चीजों का ध्यान रखना है सर? तो यहां पे देखना 4 स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस मैंने दिया है, ऐसे 330, 320, 570, 300। तो सबसे पहले जब हम रिस्पॉन्स असेस करते हैं 330 में करते हैं, रिस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क। वो जो रिस्पॉन्स असेस होगा वो एज पर द एंगेजमेंट में डिस्कशन होगा, जो रिस्पॉन्स असेसमेंट होगा वो एज पर द एंगेजमेंट में डिस्कशन होगा, यानी ये वाला पॉइंट आ गया। फिर सर जो हमने प्लानिंग बनाया था उसको समराइज करना पड़ेगा, बिकॉज प्लानिंग बहुत एग्जॉस्टिव है यार, everyone is not interested in the exhaustive planning। तो अपन क्या करेंगे? प्लानिंग को समराइज करेंगे, जिसको बोलते हैं ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, जिसको बोलते हैं ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम। दैट इज विल समराइज द ऑडिट प्लान एंड विल हाईलाइट सिग्निफिकेंट इश्यूज एंड रिस्क। ठीक है भाई। उसके बाद हम क्या करेंगे सर? ऑडिट मैच्योरिटी डिटरमाइन करेंगे एज पर ऐसे 320 एंड गोइंग कंसर्न को कंसिडर करेंगे एज पर ऐसे 570। तो ऑडिट मैच्योरिटी को डिटरमाइन करेंगे एज पर ऐसे 320 एंड गोइंग कंसर्न को कंसिडर करेंगे एज पर 570। और फाइनली क्या करेंगे सर? अपन रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्टिंग करते वक्त विल टेक इनटू कंसिडरेशन एडवर्स कमेंट्स ऑन एडवांसेस इन द अदर रिपोर्ट्स। तो इस तरीके से हम बैंक ऑडिट को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। आप अगर बुक में देखोगे मॉड्यूल के हिसाब से जो अपना सैग्रीगेशन है, अगर आप वो वाली चीज देखोगे तो यहां पे बैंक ऑडिट स्टेजेस में पॉइंट्स तो सारे यही हैं। दैट इज आप देखो, सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ इनडेप्थनेस आ गया, इंटरनल ऑडिटर शुड नॉट बी द स्टैट ऑडिटर, प्लानिंग एज पर ऐसे 300, देन उसके बाद कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर, ऐसे 210 के हिसाब से एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसे 510 का भी एक पॉइंट आता है। इनिशियल कंसिडरेशन में 510 का भी एक पॉइंट आता है, मतलब अगर अपना पहला ऑडिट है तो ऐसे 510 भी फॉलो करना है, जो ओपनिंग बैलेंस का स्टैंडर्ड है। देन असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क, असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, ऐसे 315। फिर 315 के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग एंड असेसमेंट ऑफ रोम, इंटरनल कंट्रोल, बैंक अकाउंटिंग प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर वो 5 पॉइंट्स, that is oversightness and involvement in the control process by TCWG, identification, measurement, monitoring of risk, control activities, information system monitoring। फिर engagement team discussion, strategy plan, then audit planning memorandum, audit maturity का point, going concern, risk of money laundering, assess specific risk, outsourcing का risk, ऐसे 330 के हिसाब से responses to the assessed risk, और finally reporting। खाली यहाँ पे 2 पॉइंट्स ना अटपटे से दिए हुए हैं बीच में, जो आइडियली बैंक ऑडिट स्टेजेस में आना नहीं चाहिए, बट इंस्टीट्यूट ने बैंक ऑडिट स्टेजेस में डाल रखा है, तो ठीक है भाई। दैट इज स्ट्रेस टेस्टिंग एंड बेसल 3 फ्रेमवर्क। अब आइडियली स्ट्रेस 3 और आइडियली ये जो 2 टॉपिक्स हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग और बेसल 3 फ्रेमवर्क, अलग से आना चाहिए था, मतलब अलग से देना चाहिए था, ऑडिट के स्टेजेस में नहीं देना चाहिए था। बट हमारी इंस्टीट्यूट हमारी माता है, इंस्टीट्यूट दिन बोले तो दिन, रात बोले तो रात, ठीक है ना। तो स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब क्या हो गया सर? स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब ये हो गया कि जनरली जितने भी कमर्शियल बैंक्स होती हैं ना, कमर्शियल बैंक्स को एक स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क बनाना होता है कि उनके जो भी वो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स वगैरह होंगे, उनकी रोबस्टनेस की वो प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे। तो बिफोर लॉन्चिंग द क्रिटिकल सॉफ्टवेयर दे विल डिटरमाइन द रोबस्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि कल को अगर लोड आ जाएगा तो वो सॉफ्टवेयर झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, एंड स्पेशली दिस रिक्वायरमेंट इज मोर रेलिवेंट फॉर द क्रिटिकल सॉफ्टवेयर। दिस इज व्हाट स्ट्रेस टेस्टिंग सेज, ठीक है। और उसके बाद होता है बेसल 3 फ्रेमवर्क। अब बेसल 3 फ्रेमवर्क क्या होता है बेसिकली? तो बीच में एक ऐसा हुआ था काफी साल पहले कि यूएस की इकोनॉमी में क्राइसिस आ गया था। अब उस क्राइसिस की वजह से काफी सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय द बीसीबीएस एंड एफएसबी। बीसीबीएस एंड एफएसबी का मतलब क्या हो गया? बाय द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। और उन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, काफी सारे नॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, जिसको इंटरनेशनली अलग अलग देशों ने एग्री किया, और इंटरनेशनली अलग अलग देशों ने हाथ मिला लिया कि हम ये सारे नियम कानून फॉलो करेंगे। और उसको बोलते हैं बेसल नॉर्म्स, और उसको बोलते हैं एकॉर्ड्स। बेसल नॉर्म्स और एकॉर्ड्स जो कि इंटरनेशनल रेगुलेशंस है, जिसको इशू किसने किया है? बीसीबीएस ने, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बोर्ड ने। और उसके बाद आता है सर अपना
एडवांसेस का पार्ट, जो अपना बैंक ऑडिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो देखो यार, एक चीज समझना, एडवांसेस इन्वॉल्व द हाईएस्ट आरओएमएम, ठीक है ना, एडवांसेस इन्वॉल्व द हाईएस्ट आरओएमएम। अब जब भी ऑडिटर अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेगा तो क्या बोला गया है, जितने भी लार्ज एडवांसेस हैं ऑडिटर उनका 100% चेकिंग करके चलेगा और बाकी एडवांसेस को सैंपल बेसिस में चेक कर सकता है, ठीक है भाई। अब लार्ज एडवांसेस की वैसा तो कोई डेफिनेशन मॉड्यूल में दिया नहीं है, बट प्रैक्टिकली क्या होता है आपको बताऊं, कि किसी भी बैंक ने, अगर किसी भी ब्रांच ने अपने टोटल एडवांस का 10% एडवांस किसी क्लाइंट को दिया है ना, उसको बोलते हैं लार्ज एडवांस। तो ये प्रैक्टिकल बात है, एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो अगर लार्ज एडवांसेस की बात करें तो ऑडिटर 100% एग्जामिनेशन करेगा और बाकी एडवांसेस को सैंपल बेसिस में चेक करेगा, ठीक है भाई। एडवांसेस को अलग अलग प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे एक कैटेगराइजेशन होता है फंडेड एडवांस, नॉन फंडेड एडवांस। फंडेड एडवांस का मतलब क्या होता है कि सर देयर इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द बैंक टू द बोरोवर, मतलब एक्चुअल में पैसे का फ्लो गया है, एक्चुअल में बैंक ने पैसे दिए हैं, जैसे कि टर्म लोन, कैश क्रेडिट। और फिर होता है नॉन फंडेड फैसिलिटीज, मतलब आज की तारीख में बैंक ने पैसे नहीं दिए हैं, फ्यूचर में हो सकता है पैसे देने पड़ जाएं, बट आज की तारीख में बैंक ने पैसे नहीं दिए हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हो गया सर बैंक गारंटीज एंड लेटर्स ऑफ क्रेडिट। उसके बाद अगर बात करें तो सर एडवांसेस के अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं कि सर टर्म लोन्स इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एडवांसेस, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट्स, डिमांड लोन्स, दीस आर द टाइप ऑफ एडवांसेस। टर्म लोन का मतलब आपको समझ में आता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। कैश क्रेडिट फैसिलिटी क्या होगा, इससे बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है कैश क्रेडिट फैसिलिटी। तो बेसिकली कैश क्रेडिट फैसिलिटी क्या होता है कि बोरोवर को बैंक एक वर्किंग कैपिटल लोन देता है, बोरोवर को बैंक एक वर्किंग कैपिटल लोन देता है बेस्ड ऑन द टोटल इन्वेंट्री ऑफ द बोरोवर एंड टोटल डेटर्स ऑफ द बोरोवर। तो बोरोवर की जितने भी डेटर्स होंगे, जितने भी करंट एसेट्स होंगे, उसके बदले बैंक क्या करता है सर, बोरोवर को एक कैश क्रेडिट लिमिट देता है कि आप अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो सर, उस लिमिट को यूटिलाइज कर सकते हो अपने बिजनेस में। उसके बाद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, डिमांड लोन्स होती है, जहां एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है। बिल्स डिस्काउंट परचेज आपको पता ही है। पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, ये बेसिकली एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट होता है जो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस, जहां पे बैंक्स क्या करती हैं सर, इंस्टेड ऑफ गिविंग द लोन्स वो रिस्क में पार्टिसिपेट करती हैं। तो आपको अगर शायद पता हो तो इस्लामिक कंट्रीज में क्या होता है कि एज पर द शरिया लॉ बैंक्स बोलती हैं कि यार लोन्स में इंटरेस्ट चार्ज करना हराम है, तो दैट इज वाई वो क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती है ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस। और उसके बाद आता है इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन, जहां बैंक अपने स्टाफ को लोन देती है अगेंस्ट इंटरेस्ट। अब अगर बात करें हम तो सर ये जितने भी एडवांसेस हैं इनका डिस्क्लोजर्स बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता है, तो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में 3 तरीके के लोन्स दिखते हैं, BCT, बिल्स परचेज डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन्स, टर्म लोन्स। उसके बाद आता है सर कवर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स, कवर्ड बाय बैंक या गवर्नमेंट गारंटीज, अनसिक्योर्ड, बेसिकली सिक्योरिटी वाली चीज आ गई। और फिर आ गया सर एडवांसेस इन इंडिया, एडवांसेस आउटसाइड इंडिया, कितने एडवांसेस इंडिया वाले हैं, कितना एडवांसेस इंडिया के बाहर वाले हैं। एडवांसेस को सर कैटेगराइज किया जा सकता है सेक्टर वाइज, सिक्योरिटी वाइज एंड पोटेंशियल नॉर्म वाइज। सेक्टर वाइज मतलब सर एक होता है प्रायोरिटी सेक्टर, जो गवर्नमेंट के, जो पार्टिकुलरली बैंक के टॉप मोस्ट कैटेगरी में होता है, बिकॉज आरबीआई ने ना उनका कोटा डिफाइन कर रखा होता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, इट इज वन ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना प्रतिशत लोन देना ही होगा। एजुकेशन प्रायोरिटी सेक्टर, इतना लोन देना ही होगा। नॉन प्रायोरिटी सेक्टर सिक्योरिटी वाइज, यानी या तो लोन सिक्योर्ड होएगा या अनसिक्योर्ड होएगा। और पोटेंशियल नॉर्म्स वाइज, या तो स्टैंडर्ड होगा मतलब बोरोवर प्रॉपर्ली पैसे देते जा रहा है, या फिर एनपीए यानी बोरोवर ने पेमेंट देने में डिफॉल्ट किया है, ठीक है। उसके बाद सर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। एक प्राइमरी सिक्योरिटी हो सकती है सर, एक कोलेटरल सिक्योरिटी हो सकती है। अब प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी में डिफरेंस क्या होता है, मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक को बोला कि भाई बैंक मुझे लोन दे दो। बैंक ने बोला अच्छा सानिध्य सर आप एक काम करो, आप एक सिक्योरिटी दे दो। तो मैंने बैंक को सिक्योरिटी दी, बैंक ने मुझे लोन दिया, उसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे पर्सनल गारंटी ऑफ सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर, या फिर मेरे पास मान लीजिए मेरे गुड्स हैं, स्टॉक्स हैं, डेटर्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल हैं, सोना है, ऑर्नामेंट्स है, बुलियंस यानी गोल्ड बिस्किट्स वगैरह है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन सर अगर मुझे बैंक ने बोला सानिध्य सर आपकी सिक्योरिटी थोड़ी कम पड़ रही है, कोई एडिशनल सिक्योरिटी भी दे दीजिए ना, तो अगर मैं एडिशनल सिक्योरिटी दूंगा तो उसको बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी, जो कि टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल्स हो गए सर प्लांटेशंस फॉर एग्रीकल्चरल एडवांसेस, थर्ड पार्टी गारंटीज, लियन का राइट बचपन में पढ़ा होगा, LIC पॉलिसीज का राइट, ये सारी चीजें। और सर सिक्योरिटी क्रिएट करने के अलग अलग तरीके होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल पहला तरीका, मैं बैंक के पास गया लोन लेने के लिए, मैंने बैंक को बोला साहब मेरी एक लोनावला में जमीन रखी हुई है, तो मैं क्या करता हूं सर, जमीन आपके नाम पे मॉर्टगेज कर देता हूं, मैं जमीन आपके नाम पे मॉर्टगेज कर देता हूं, आप मुझे लोन दे दीजिए, उसको बोलते हैं मॉर्टगेज। अब यहां पे सर दो पार्टीज होती है, एक होता है मॉर्टगेजर, एक होता है मॉर्टगेजी, एक होता है मॉर्टगेजर, एक होता है मॉर्टगेजी, ठीक है ना, दो पार्टीज होती है सर। तो मॉर्टगेजर बेसिकली कौन हो गया, बैंक, और मॉर्टगेजी कौन हो गया, तो एक हो गया मॉर्टगेजर यानी मैं, और मॉर्टगेजी यानी बेसिकली बैंक, बिकॉज बैंक के नाम पे मैं क्या कर रहा हूं, मॉर्टगेज असाइन कर रहा हूं, एंड वी टुगेदर विल एंटर ए मॉर्टगेज डीड, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड मॉर्गेज। वी टुगेदर विल एंटर ए मॉर्गेज डीड, जिसको बोलते हैं रजिस्टर्ड मॉर्गेज। और दूसरा सिचुएशन होता है कि बैंक ने बोला सानिध्या सर क्या बात कर दी आपने, मॉर्गेज डीड बनाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप तो हमें बस टाइटल डीड्स की कॉपी दे दो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे हाथ में दे दो, उसको बोलते हैं सर इक्विटेबल मॉर्गेज। उसके बाद आता है सर प्लेज। अब प्लेज का मतलब क्या हुआ, मैंने बैंक को बोला साहब मैं काम करता हूं, मेरे पास मेरे कुछ ज्वेलरी है, मेरे पास मेरे घर के कुछ ज्वेलरी है, मैं वो आपको दे देता हूं, आप उस ज्वेलरी को अपने पोजीशन में रखिए, आप उस ज्वेलरी को अपने पोजीशन में रखिए और मुझे लोन दे दीजिए। मैंने बैंक को बोला साहब ओनरशिप तो मेरे पास ही होगा, लेकिन ज्वेलरी को अपने पोजीशन में रखिए और मुझे लोन दे दीजिए, उसको बोलते हैं प्लेज, जो नॉर्मली मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में होता है। उसके बाद होता है सर हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन में क्या होता है सर, मैंने बैंक को बोला कि देखो भाई, मैंने बैंक को बोला देखो भाई ना, मेरे पास जो एसेट्स है ना, मेरे पास जो एसेट्स है ना, वो बेसिकली मेरे स्टॉक है, मेरे डेटर्स हैं, वो बेसिकली मेरे स्टॉक है, मेरे डेटर्स हैं ना, मैं इनको आपके पोजीशन में दे सकता हूं, बिकॉज मुझे भी तो धंधा करना है ना भाई, मैं स्टॉक को अगर आपके पोजीशन में दे दूंगा तो मैं धंधा क्या करूंगा, तो ना मैं आपको पोजीशन में दे सकता हूं, ना आपको ओनरशिप दे सकता हूं, बट मैं क्या कर सकता हूं, इन स्टॉक्स के ऊपर आपको एक राइट दे सकता हूं, एक चार्ज क्रिएट कर सकता हूं। बेसिकली ये जो स्टॉक्स होंगी मेरे पोजीशन में होंगी, बेसिकली ये जो स्टॉक्स होंगी मेरे पोजीशन में होंगी, बट इन एसेट्स को मैं अपने पोजीशन में रखूंगा एज द ट्रस्टी ऑफ द बैंक, इन एसेट्स को मैं अपने पोजीशन में रखूंगा एज द ट्रस्टी ऑफ द बैंक। तो ऑन दैट बेसिस बैंक मुझे कैश क्रेडिट लिमिट सैंक्शन कर देगा, उसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन। तो सर हाइपोथिकेशन में ना एक हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट एंटर किया जाता है बिटवीन द बोरोवर एंड द बैंक। क्या एंटर किया जाता है, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट बिटवीन द बोरोवर एंड द बैंक, और ये मूवेबल सिक्योरिटीज के केस में होता है। यहां पे ना ओनरशिप ट्रांसफर होती है ना पोजीशन ट्रांसफर होता है, और बोरोवर फिजिकल पोजीशन गुड्स का होल्ड करता है एज द एजेंट या ट्रस्टी ऑफ द बैंक। और अब सर यहां पे बैंक मुझे क्या देगा, सीसी लिमिट देगा अगेंस्ट माय स्टॉक एंड डेटर्स, इसलिए मुझे अपने स्टॉक एंड डेटर्स का कुछ क्वार्टरली रिटर्न वगैरह बैंक को सबमिट करके देना रहेगा। उसके बाद आता है सर कॉन्सेप्ट ऑफ असाइनमेंट। अब असाइनमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, अब मैंने बैंक को क्या बोला, ना मेरे पास प्रॉपर्टी है मॉर्गेज करने की, ना मेरे पास कुछ है प्लेज करने का, लेकिन सर मैं आपको हक दे सकता हूं, मैं आपको राइट दे सकता हूं। अरे मेरे को ना उस पार्टिकुलर डेटर से पैसे मिलना है सर, वो लीगल राइट उस पैसे मिलने का मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। मेरे को एलआईसी के पॉलिसी का मेरा सरेंडर वैल्यू ड्यू है, मैं वो हक जो एलआईसी के ऊपर मुझे जो सरेंडर वैल्यू मिलेगा वो मैं हक आपको असाइन कर दूंगा साहब, कि अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो आप वो सरेंडर वैल्यू आप रिसीव कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं हक दे देना, राइट दे देना। और मैं कौन सा हक दे सकता हूं, मैं अपना लीगल हक दे सकता हूं, वो सारा हक दे सकता हूं जो कोर्ट में इन्फोर्सेबल है, जिसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम्स, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं असाइनमेंट। अब यहां पे होता है एक असाइनर एक असाइनी। मैं असाइनर हूं क्योंकि मैं राइट असाइन कर रहा हूं, बैंक असाइनी है बिकॉज बैंक को राइट असाइन किया जा रहा है। और यहां पे मैंने क्या बोला सर कि मैं एक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर मेरा जो राइट है, जैसे कि बुक डेब्ट्स और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर, वो राइट्स मैं आपको असाइन कर दूंगा। अब बाद में मुझे जो पैसे मिलने होंगे मेरे डेटर से वो आपको मिल जाएंगे, और बाद में मुझे जो पैसे मिलने होंगे अगेंस्ट माई एलआईसी पॉलिसी वो आपको मिल जाएंगे। तो उसको बोलते हैं सर असाइनमेंट। उसके बाद होता है सर सेट ऑफ। अब सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट ये होता है, मान लीजिए बैंक के पास मेरा एक डेबिट बैलेंस भी है, क्रेडिट बैलेंस भी है, बैंक के पास मेरा एक डेबिट बैलेंस भी है, क्रेडिट बैलेंस भी है। मैं बैंक से लोन लेने गया, मैंने बैंक से लोन लिया, बट मेरा एक एफडी भी बैंक के पास रखा हुआ है। तो कल को अगर मैंने बैंक को पैसे नहीं दिए तो बैंक अपने एफडी से, जो मेरा एफडी है बैंक के पास, उससे मेरे लोन को सेट ऑफ कर सकता है, इसको बोलते हैं सेट ऑफ। लेकिन सर कंडीशन क्या है कि एफडी भी मेरे नाम पे होनी चाहिए, लोन भी मैंने अपने नाम पे ली हो। अगर मैं बहुत होशियार हूं, चालाक आदमी हूं, एफडी मेरे वाइफ के नाम पे है, लोन मैंने अपने नाम पे ली, तब बैंक वहां पे सेट ऑफ नहीं कर सकता। और ये जो राइट ऑफ सेट ऑफ है सर, ये जो राइट ऑफ सेट ऑफ है, इसके लिए सारे ब्रांचेस को एक माना जाएगा, सारे ब्रांचेस को एक माना जाएगा, और टाइम बेल डेप्थ के रिस्पेक्ट में भी राइट ऑफ सेट ऑफ एक्सरसाइज किया जा सकता है। टाइम बेल डेप्थ याद है, बचपन में पढ़े थे, टाइम बेल डेप्थ 3 साल पार हो गए, पैसे रिकवर नहीं हो सकते। टाइम बेल डेप्थ के केस में भी राइट ऑफ सेट ऑफ एक्सरसाइज किया जा सकता है। और फाइनली आता है राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन क्या होता है सर, कि मैंने बैंक को एक लीगल राइट दे दिया कि मेरे जो भी एसेट्स वगैरह बैंक के पास है, बैंक उसे बेच के पैसे रिकवर कर सकता है इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट।
तो अब देखना अपन बैंक ऑडिट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आ रहे, दैट इज द प्रूडेंशियल नॉर्म्स। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एज फार एज बैंक ऑडिट इज कंसर्न, कि जो अपने एनपीए की गाइडलाइंस है वो क्या है। तो यहां अपन ने एक टाइमलाइन बनाया है, टाइमलाइन के थ्रू ही अपन रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले होता है सर स्टैंडर्ड एसेट। अब स्टैंडर्ड एसेट का मतलब क्या होता है, जहां पेमेंट रेगुलरली आ रही है, पेमेंट रेगुलरली आ रही है। अब एनपीए का मतलब क्या होता है, देखना ये टाइमलाइन देखना। तो एनपीए का मतलब क्या होता है, जैसे ही 90 डेज का डिफॉल्ट हो गया, जैसे ही 90 डेज का डिफॉल्ट हो गया पेमेंट में, तब हम उस एसेट को बोलते हैं एनपीए, ठीक है भाई। तो जैसे ही 90 डेज का डिफॉल्ट हो गया पेमेंट के अंदर, हम उस एसेट को बोलते हैं एनपीए। और मान लीजिए 90 डेज का डिफॉल्ट अभी तक नहीं हुआ है, मगर डिफॉल्ट तो हो गया, 90 डेज का डिफॉल्ट नहीं हुआ मगर डिफॉल्ट तो हो गया, तब हम उसको बोलते हैं एसएमए, दैट इज स्पेशल मेंशन अकाउंट, ठीक है। तो मतलब एज सच उसको बैड क्लासिफिकेशन नहीं माना जाता, बट स्टिल बैंक क्या करती है, उसे एसएमए बोलकर रिकॉग्नाइज करती है। और एसएमए का मतलब होता है अकाउंट्स रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेस सिग्नल्स, कि यार इस अकाउंट से ना स्ट्रेस आना शुरू हो गया है, मतलब कि यार सामने वाले ने पैसे नहीं दी तो अकाउंट से क्या आ गया, स्ट्रेस मिलना शुरू हो गया। तो अब देखना एसएमए के भी 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं। 0 to 30 डेज का ओवरड्यू विल कॉल इट एसएमए 0, 31 to 60 डेज का डिफॉल्ट विल कॉल इट एसएमए 1 एंड 61 to 90 डेज का डिफॉल्ट विल कॉल इट एसएमए 2, ठीक है। अब जैसे 90 डेज का डिफॉल्ट हो गया, हम एसेट को बुलाएंगे एनपीए, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब एनपीए में भी ना अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे ही एसेट एनपीए बना, अगले 12 महीने तक, अब टाइमलाइन देखना, अगले 12 महीने तक एसेट को बुलाएंगे सबस्टैंडर्ड, ठीक है जी। उसके बाद 12 महीने खत्म हो गए, 12 महीने खत्म हो गए, अब उसके बाद अगले 1 साल तक, उसके बाद अगले 1 साल तक एसेट को बुलाएंगे D1 डाउटफुल 1, ठीक है जी। अब D1 डाउटफुल 1 कैटेगरी में एसेट 1 साल तक रहेगा। उसके बाद अगले 2 साल तक एसेट को बुलाएंगे डाउटफुल 2, ठीक है, अगले 2 साल तक। और उसके बाद D2 का क्लासिफिकेशन भी खत्म हो गया, तो बाद में फिर D3 है, बाद में फिर D3 है। तो इस तरीके से अपन यहां पे एसेट का क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज 90 डेज, 12 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर्स, ठीक है ना, 12 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर्स, 90 डेज के बाद 12 मंथ्स सब स्टैंडर्ड, 12 मंथ्स के बाद 1 ईयर D1, 1 ईयर के बाद 2 ईयर D2 एंड देन D3। अब इनकम रिकॉग्निशन की बात करें, तो जब तक एसेट एसएमए कैटेगरी में भी है, जब तक एसेट एनपीए नहीं बना, तो इनकम रिकॉग्निशन एक्रूअल बेसिस में होता रहेगा। लेकिन जैसे ही एसेट एनपीए बन गया, तो इनकम रिकॉग्निशन कैश बेसिस में होना शुरू हो जाएगा। अब सब प्रोविजनिंग की गाइडलाइंस क्या बोलती हैं, कि प्रोविजन भी बना के चलने होंगे, है ना, कि क्या पता पैसे ना आए फ्यूचर में, तो प्रोविजन भी बना के चलने होंगे। तो प्रोविजनिंग के पर्पस के लिए वी हैव क्लासिफाइड द एसेट्स इनटू 2 पोर्शन, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। तो सर स्टैंडर्ड एसेट के लिए भी प्रोविजन बनाना होता है, स्टैंडर्ड एसेट के लिए भी प्रोविजन बनाना होता है। ये परसेंटेज आपके आईसीआई के स्टडी मॉड्यूल में नहीं दी हुई है, दैट इज 0.4%, कि यार ठीक है भले स्टैंडर्ड एसेट है लेकिन 0.4% का प्रोविजन मान के चलो। फिर उसके बाद जैसे पार्टिकुलरली एसेट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाता है, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाता है, तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन आप क्या करोगे सर, सिक्योर्ड पोर्शन में 15% का प्रोविजन बना लोगे। कितना, 15% का। उसके बाद D1 कैटेगरी में 25% का, D2 कैटेगरी में 40% का, D3 कैटेगरी में 100% का। तो हाउ मच प्रोविजन यू आर गोइंग टू मेक फॉर द सिक्योर्ड पोर्शन, whenever the asset comes in the substandard asset 15%, then D1 के लिए 25%, then T2 के लिए 40%, D3 के लिए 100%. So you can remember it as 15, 25, 40, 100. और अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए सर बहुत सिंपल है, सब स्टैंडर्ड में 25 है, बट उसके बाद सीधा 100% हो जाएगा, डाउटफुल में पहुंचते ही 100% हो जाएगा। और याद रखिएगा ये परसेंटेजेस क्यूमुलेटिव इन नेचर हैं, यानी D1 स्टेज में जब अपन पहुंचेंगे तो सिक्योर्ड पोर्शन के लिए 15% का प्रोविजन तो बना के रखा हुआ होगा ऑलरेडी अपन ने, अपने को और एडिशनली 10% का ही प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और एक और कॉन्सेप्ट आता है सर लॉस एसेट। अब लॉस एसेट का मतलब क्या होता है, जहां पे अपन 100% डेप्थ राइट ऑफ कर लेते हैं कि कुछ पैसे नहीं मिलने। अब एसेट को लॉस एसेट कब माना जाता है, एसेट को लॉस एसेट 2 सिचुएशन में माना जाता है। पहला, कंपनी के स्टैट ऑडिटर ने या इंटरनल ऑडिटर ने या आरबीआई इंस्पेक्टर ने सर्टिफाई कर दिया कि एसेट लॉस एसेट है। तो अगर बैंक के स्टैट ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, आरबीआई इंस्पेक्टर ने सर्टिफाई कर दिया कि एसेट लॉस एसेट है, उसे लॉस एसेट मान लीजिए। और दूसरी चीज, एज पर द लास्ट इंस्पेक्शन जो रियलाइजेबल वैल्यूज ऑफ सिक्योरिटीज निकल के आ रही है सर, वो 10% से भी कम है। मतलब इरोजन इन सिक्योरिटी 90% तक हो गया सर, और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज 10% से भी कम रह गया है, तब भी आप एसेट को लॉस एसेट मान लोगे। ठीक है जी। सिमिलरली डाउटफुल एसेट में क्लासिफिकेशन का एक और क्राइटेरिया है, दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय द स्टेज वाइज क्लासिफिकेशन, दैट इज 90 डेज 12 मंथ्स, अगर इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इतना ज्यादा होता है कि रियलाइजेबल वैल्यू 50% से कम रह जाती है, ठीक है ना,
तब इन दैट सिचुएशन ऑल्सो एडवांस को हम डाउटफुल मान लेते हैं। तो क्या बोला मैंने सर कि इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इतना ज्यादा होता है कि रिलाइजेबल वैल्यू 50% से भी कम रह जाती है। तो विदाउट गोइंग थ्रू द स्टेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, एडवांस विल रिकॉग्नाइज एज डाउटफुल। ठीक है भाई। उसके बाद सर एनपीए का क्राइटेरिया एग्जैक्टली है क्या? 90 डेज का जो क्राइटेरिया आपने डिस्कस करा वो कौन से केसेस में है? मैं आपको बता दूं 90 डेज का क्राइटेरिया है टर्म लोन्स के केस में, बिल्स वगैरह के केस में, क्रेडिट कार्ड के केस में। बट कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के केस में एनपीए का एक अलग क्राइटेरिया है। कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के केस में बोला जाता है कि अगर अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, अगर अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, ओ हो जाए, तब अकाउंट एनपीए बन जाएगा। और सिमिलरली एग्रीकल्चरल एडवांसेस में अलग क्लासिफिकेशन है, अलग कैटेगरी है। ठीक है, तो पहले एग्रीकल्चरल एडवांसेस का देख लेते हैं, फिर अपन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में जाएंगे। तो एग्रीकल्चरल एडवांसेस में क्या बोला सर? बोला साहब एग्रीकल्चरल एडवांसेस ना एक प्रायोरिटी सेक्टर है, तो क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर है, इसका एनपीए का क्लासिफिकेशन अलग है, 90 डेज का सिस्टम यहां नहीं लगता। अब एग्रीकल्चरल एडवांसेस दो तरीके के क्रॉप्स के लिए दिए जा सकते हैं। either it can be given for long duration crops or it can be given for short duration crops। ठीक है, अब देखिएगा सर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स होते हैं जिनको ग्रो करने में, हार्वेस्ट करने में 12 महीने या 12 महीने से ज्यादा का समय लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो हो गया, बैम्बू हो गया, कोकोनट हो गया, ओपियम हो गया, ये सारे लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स माने जाते हैं। और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स यानी वो क्रॉप्स होते हैं जिनको ग्रो करने और हार्वेस्ट करने में 12 महीने से कम का समय लगता है। जैसे राइस हो गया, पोटैटो हो गया, व्हीट हो गया, ऑल द एसेंशियल्स। ठीक है भाई, तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स में ग्रो हार्वेस्टिंग का समय कम है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स में बहुत ज्यादा है, 12 महीने तो मिनिमम है, 2 साल 3 साल 4 साल भी हो सकता है। तो बोला देखो भाई लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स में और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स में क्राइटेरिया क्या रहेगा? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के केस में अगर इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो जाए फॉर 2 क्रॉप सीजंस तब जाके अकाउंट को एनपीए माना जाएगा। अगर इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो जाए कितने समय के लिए? एटलीस्ट फॉर 2 क्रॉप सीजन, तब अकाउंट को एनपीए माना जाएगा। और अगर लॉन्ग क्रॉप सीजन की बात की जाए तो अगर इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो जाए फॉर 1 क्रॉप सीजन, यहां पे 1 क्रॉप सीजन बिकॉज ऑलरेडी द टाइम इज टू बिग, ऑलरेडी 12 महीने या 12 महीने से ज्यादा का समय लग रहा है, तो अगर इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू है फॉर 1 क्रॉप सीजन अकाउंट को एनपीए माना जाएगा। तो यहां पे 1 क्रॉप सीजन और 2 क्रॉप सीजन का चक्कर है। और उसके बाद बात करें तो सेकंड क्राइटेरिया क्या थी अपनी? कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब सर ये कैश क्रेडिट फैसिलिटी होता क्या, सबसे पहले समझ लो, तब आप एनपीए का क्लासिफिकेशन समझ पाओगे। मान लो एक बिजनेसमैन हूं मैं, मुझे धंधा करने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए। ठीक है भाई, तो पार्टिकुलरली मैं कौन हूं सर? एक बिजनेसमैन हूं, मतलब मैं एक बोरोवर हूं, मुझे बैंक से पैसा लेना है। मैं गया बैंक के पास, मैंने बोला बैंक को कि भाई मुझे बिजनेस करने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए। अब उसके लिए बैंक मुझे एक सीसी फैसिलिटी दे सकता है। मतलब बैंक क्या करेगा? सबसे पहले तो मेरा एक सैंक्शन लिमिट कैलकुलेट करेगा कि सानिध्य सर का सैंक्शन लिमिट क्या हो सकता है, मतलब सानिध्य सर का मैक्सिमम क्रेडिट वर्थीनेस को कंसीडर करके, नेटवर्थ को कंसीडर करके, कंसीडरिंग द पास्ट रिकॉर्ड एवरीथिंग, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन दैट कैन बी सैंक्शन टू हिम। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक मुझे पूरा सैंक्शन कर देगा। उसके बाद बैंक मुझे पूछेगा सर आप ये बताओ आप हमें कोलैटरल में कितना स्टॉक दे सकते हो, कितना डेटर्स दे सकते हो। तो अब मैं क्या करूंगा? बैंक को कोलैटरल में मेरी जितनी स्टॉक है जाके दे दूंगा और जितना डेटर्स है जाके दे दूंगा, हाइपोथिकेट कर दूंगा, अपने स्टॉक डेटर्स को हाइपोथिकेट कर दूंगा। जो हाइपोथिकेशन का कॉन्सेप्ट किया था ना अपन ने, यानी ओनरशिप पोजीशन मेरे पास ही रहेगा बट मैं हाइपोथिकेट कर दूंगा, बैंक को एक राइट असाइन कर दूंगा। और बैंक मेरे स्टॉक्स एंड डेटर्स को कंसीडर करते हुए उसके अगेंस्ट मेरे बिहाफ पे ड्रॉइंग पार कैलकुलेट करेगा और मुझे एक ड्रॉइंग पार की लिमिट देगा। ठीक है, ड्रॉइंग पार की लिमिट मतलब सीसी अकाउंट से मैं कितना पैसा विड्रॉ कर सकता हूं, कितना पैसा ड्रॉ कर सकता हूं, तो एक मुझे ड्रॉइंग पार की लिमिट असाइन की जाएगी। ठीक है जी, अब ये लिमिट कैसे असाइन की जाएगी? मेरे जितने भी टोटल स्टॉक्स होंगे उसमें से जो भी मेरे डैमेज स्टॉक्स होंगे उसको बैंक माइनस कर देगा, उसमें जितने भी क्रेडिटर फॉर गुड्स होंगे उसको बैंक माइनस कर देगा, प्लस उसके बाद अपने बैंक एक सेफ्टी मार्जिन माइनस कर देगा जो नॉर्मली 25% होता है। सिमिलरली डेटर्स के अंदर जितने भी ऐसे डेटर्स हैं जिनसे पैसा रियलाइज नहीं हुआ है, 90 डेज से ज्यादा हो गया, उनको बैंक माइनस कर देगा, मार्जिन एक बैंक माइनस कर देगा जो नॉर्मली 40% होता है, और अकॉर्डिंगली स्टॉक और डेटर्स पे टोटल ड्रॉइंग पार निकाल दी जाएगी। अब मैं पैसा कितना विड्रॉ कर सकता हूं? मैं हमेशा पैसा विड्रॉ कर सकता हूं सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पार विच एवर इज लेस। मान लीजिए सैंक्शन लिमिट 20 लाख थी, मेरा ड्रॉइंग पार निकल के आया 15 लाख, तो मैं 15 लाख ही विड्रॉ कर सकता हूं, और ड्रॉइंग पार कभी सैंक्शन लिमिट से ज्यादा हो नहीं सकता। ठीक है, अब इसमें मेरे पास फैसिलिटी क्या है कि अगर मेरे पास ड्रॉइंग पार की लिमिट 15 लाख है तो जरूरी नहीं मैं 15 लाख विड्रॉ करूं, हो सकता है मुझे 2 लाख की जरूरत है, मैं 2 लाख विड्रॉ करूं, मुझे 2 लाख का इंटरेस्ट हर महीने जमा करना पड़ेगा। जितना विड्रॉ करूंगा उतना जमा करना पड़ेगा, मतलब जितना पैसा विड्रॉ करूंगा उतना का इंटरेस्ट हर महीने मुझे विड्रॉ जमा करना पड़ेगा सीसी अकाउंट के अंदर। ठीक है भाई, तो यहां अकाउंट का आउट ऑफ ऑर्डर का क्लासिफिकेशन भी क्या है? यही है कि सर अगर आपने
कंटिन्यूअसली 90 डेज से ज्यादा हो गया, आपने इंटरेस्ट जमा नहीं किया सीसी अकाउंट में, या फिर आपने जमा किया मगर वो इंटरेस्ट काफी नहीं है, मतलब एडिक्वेट नहीं है, इंटरेस्ट डेबिट हुआ 5 लाख, आपने जमा किया 2 लाख, इन दो सिचुएशंस में आपके अकाउंट को एनपीए माना जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा। या फिर अगर आपने जो ड्राइंग कर ली है वो सैंक्शन लिमिट से या ड्राइंग पार से ज्यादा है, आपने जो ड्राइंग कर ली है वो सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पार से ज्यादा है और कंटिन्यूअसली ज्यादा रहती है, तब इन दैट सिचुएशन भी आपके अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा। तो 3 सिचुएशंस है यहां जब क्या माना जाएगा सर, अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा और अकाउंट को एनपीए का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद सर एनपीए के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस क्या होती है सर, पहले तो एनपीए का जनरल सिस्टम समझ लिया हमने कि सर अगर मान लीजिए पहला एक्सेप्शन होता है फार्मर्स के लिए, नेचुरल कैलामिटी फॉर एग्रीकल्चरल एडवांसेस, कि सर कोई बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई और उसकी वजह से किसान का जो जो भी क्रॉप्स वगैरह है वो सारा खराब हो गया, अब उसकी वजह से किसान का रिपेइंग कैपेसिटी अफेक्ट हो गया। इस सिचुएशन में ना बैंक्स फार्मर्स को एनपीए डिक्लेयर नहीं करती, रादर बैंक फार्मर्स की मदद करती है, उनके लोन्स को रीशेड्यूल करती है, नए एडवांसेस देती है। तो बोला साहब इस सिचुएशन के अंदर बैंक पार्टिकुलरली फार्मर्स को एनपीए डिक्लेयर नहीं करेगा, रादर अब एनपीए क्लासिफिकेशन जो भी न्यू टर्म्स हैं उनके हिसाब से होंगे, जो भी न्यू लोन्स वगैरह दिए गए हैं या रिक्लासिफिकेशन हुआ है उसके हिसाब से होगा। दूसरा एक्सेप्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है और गारंटी को रेपुडिएट नहीं किया, गारंटी को वापस नहीं लिया। किसने गारंटी लिया सर, सीजी गारंटी, यानी मोदी साहब ने गारंटी ली है। केजरीवाल साहब के गारंटी से कुछ काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट गारंटी इज नॉट काउंटेड। सीजी ने गारंटी दी है, नॉट रेपुडिएटेड, देन इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशंस उस अकाउंट को एनपीए नहीं माना जाएगा, भले ही 90 डेज से ज्यादा का डिफॉल्ट हो। बट यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा सर, एग्जम्पशन जो मिलेगा ना एनपीए क्लासिफिकेशन से तो मिल जाएगा, बिकॉज अकाउंट को हम लोग क्या मान के चलेंगे, पीए मान के चलेंगे। प्रोविजनिंग से भी मिल जाएगा, बिकॉज अगर अकाउंट को पीए मान के चलेंगे तो प्रोविजंस बनाने नहीं होंगे। बट इनकम रिकॉग्निशन के केस में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। लॉजिकली सोचो क्यों, भली सीजी ने गारंटी दिया था एडवांस का तो हमने बोला पीए है, बट पैसे कब तक आएंगे, कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो इनकम रिकॉग्निशन आप एक्रूअल बेसिस में कैसे करोगे, तो इनकम रिकॉग्निशन इसलिए आप कैश बेसिस में ही करोगे, इनकम रिकॉग्निशन इसलिए आप कैश बेसिस में ही करोगे। एक और एक्सेप्शन है सर एनपीए का, कि अगर मान लीजिए एडवांसेस दिए गए हैं अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स, या फिर एडवांसेस दिए गए हैं अगेंस्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या फिर एडवांसेस दिए गए हैं अगेंस्ट इंद्र विकास पत्र, या फिर एडवांसेस दिए गए हैं किसान विकास पत्र के अगेंस्ट। अब ये जो चीजें होती है ना ये 100% सिक्योर्ड होती हैं और इनके अगेंस्ट पैसा इमीडिएटली रियलाइज भी किया जा सकता है। सो दैट इज वाई अगर एडवांसेस टर्म डिपॉजिट्स के अगेंस्ट दी गई है, एनएससी के अगेंस्ट दी गई है, आईवीपी के अगेंस्ट दी गई है, केवीपी के अगेंस्ट दी गई है और बैंक ने थोड़ा सा मार्जिन रखा है अपने हाथ में, मतलब मान लो एनएससी में 10 लाख पड़े हैं, बैंक ने 8 लाख ही दिए, ठीक है ना, टर्म डिपॉजिट बैंक के पास 10 लाख है, बैंक ने 8 लाख ही दिया, बैंक ने मार्जिन रखा है थोड़ा सा, तब इन दैट सिचुएशन अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता भी है उसे एनपीए नहीं माना जाएगा। और यहां पे याद रखिएगा, यहां पे कंप्लीट एग्जम्पशन मिलेगा एनपीए से, पार्शियल एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। जैसे सीजी वाले केस में क्या हुआ था सर, पार्शियल एग्जम्पशन मिला था। पार्शियल एग्जम्पशन कैसे मिला था, एनपीए क्लासिफिकेशन से तो एग्जम्पशन मिल गया था, प्रोविजनिंग से भी मिल गया था, बट इनकम रिकॉग्निशन से नहीं मिला था। बट यहां पे जो एग्जम्पशन मिलेगी कंप्लीट एग्जम्पशन मिलेगी, यानी क्लासिफिकेशन से भी मिलेगी, प्रोविजनिंग से भी मिलेगी और साथ ही साथ इनकम रिकॉग्निशन से भी मिलेगा। इनकम रिकॉग्निशन भी यहां एक्रूअल बेसिस में किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पैसा रियलाइजेबल है, कभी भी रियलाइज किया जा सकता है बैंक के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, बैंक के एग्जम्पशंस हो गए, एनपीए के एग्जम्पशंस हो गए। तो जो प्रोविजंस यहां वहां स्कैटर्ड थे वो अपन सब एक जगह ले आए और एक जगह लाके अपन ने रिवाइज कर लिया। उसके बाद यहां काम की चीजें क्या है सर, अपग्रेडेशन ऑफ लोन अकाउंट्स क्लासिफाइड एज एनपीए। अगर बोरोवर बाद में जो भी इंटरेस्ट का पैसा है, प्रिंसिपल पैसा है वापस कर देता है तो अकाउंट को दोबारा से अपग्रेड कर दिया जाएगा एज ए परफॉर्मिंग एसेट। बट एक चीज याद रखिएगा, यहां पे फुल रिकवरी होनी चाहिए, पार्शियल रिकवरी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर जितना भी डिफॉल्ट है सारा का सारा डिफॉल्ट क्लियर करना पड़ेगा बोरोवर को, तब जाके अकाउंट को पीए माना जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट आता है एसेट क्लासिफिकेशन टू बी बोरोवर वाइज एंड फैसिलिटी वाइज। मान लो मैंने आईसीआईसीआई बैंक से 4 लोन लिए हैं, हाउसिंग लोन लिया है, कार लोन लिया है, बिजनेस लोन लिया है, इस प्रकार से 4 लोन्स लिए हैं। अगर मैंने किसी एक की ईएमआई में डिफॉल्ट किया है, बाकियों में डिफॉल्ट नहीं किया है, तब भी मेरे पूरे अकाउंट को एनपीए माना जाएगा, बिकॉज एक कस्टमर का एक मास्टर आईडी होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक फैसिलिटी को अपन ने एनपीए मान लिया। उसके बाद आता है सर एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम अरेंजमेंट। अब एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पे सर बोरोवर बहुत बड़ा है, बोरोवर को बहुत हैवी एडवांस चाहिए। अब बोरोवर को इतना हैवी एडवांस चाहिए कि जो बैंक है वो अकेला उस रिस्क को झेल नहीं सकता,
तो बैंक ने ना एक कंसोर्टियम फॉर्म किया। मान लो आप एसबीआई के पास गए थे, रिलायंस एसबीआई के पास गया था, एसबीआई ने कंसोर्टियम फॉर्म किया और 10-12 बैंकर्स को और लेकर आया, बोला साहब रिलायंस को 10,000 करोड़ चाहिए, मैं तो अकेला सैंक्शन नहीं कर सकता, तो सब मिलके देते हैं। तो अब यहां पे सब मिलके क्या करेंगे, रिलायंस को लोन देंगे। अब यहां पे एसबीआई बन जाएगा लीड बैंकर, बिकॉज वो सबसे बड़ा बैंक है और वो कंसोर्टियम अरेंजमेंट को लीड कर रहा था, और बाकी बन जाएंगे अदर बैंकर्स। अब रिलायंस जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करेगा वो एसबीआई के पास करेगा, जो भी महीने की किस्तें देगा एसबीआई को देगा, और एसबीआई अपना अपना शेयर, एसबीआई अपना शेयर हर एक मेंबर बैंक को दे देगा जिसका जो शेयर बनता है। अब यहां पे ये बोला गया है कि एडवांसेस का जो क्लासिफिकेशन है ना, वो रिकॉर्ड ऑफ रिकवरेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल बैंकर के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है ना। यानी मान लीजिए कंसोर्टियम बैंक का एक मेंबर है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा को अगर अपना पैसा 90 दिन तक ना मिले तो वो रिलायंस के अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई कर देगा, भले ही एसबीआई को पैसे मिल रहे हो। तो इसको बोलते हैं एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम अरेंजमेंट। एंड ड्रॉइंग पार भी अगर कैलकुलेट किया जाता तो लीड बैंक उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और जनरली लीड बैंक अपने पास ज्यादा ड्रॉइंग पार रखता है, बाकियों के पास कम रखता है। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लीड बैंकर किसी पार्टिकुलर मेंबर बैंक को हायर ड्रॉइंग पार भी एलोकेट कर सकता है। उसके बाद एडवांसेस टू स्टाफ का एक पॉइंट आता है जो आपने डिस्कस नहीं किया। अब एडवांसेस टू स्टाफ में क्या बोला गया सर, अब बैंक अगर अपने स्टाफ को लोन देगा तो या तो दे सकता है बैंकर के कैपेसिटी में, या तो दे सकता है एम्प्लॉय के कैपेसिटी में। अगर बैंक अपने स्टाफ को लोन दे रहा है और दे रहा है बैंकर के कैपेसिटी में, तो उसे नॉर्मली एडवांसेस पोर्टफोलियो का ही पार्ट माना जाएगा। लेकिन अगर बैंक स्टाफ को लोन दे रहा है एम्प्लॉयर के कैपेसिटी में, तो उस लोन को अदर एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, उस लोन को अदर एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है जी। अब क्या बोला, अगर बैंक ने अपने स्टाफ को एक फैसिलिटी दी है इन द हाउसिंग लोन कि सर आपको ना इंटरेस्ट का पेमेंट बाद में करना है, प्रिंसिपल का पेमेंट पहले करना है, सॉरी प्रिंसिपल का पेमेंट पहले करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट बाद में करना है। तो अगर बैंक ने ये फैसिलिटी दी है कि प्रिंसिपल का पेमेंट पहले कर दो, इंटरेस्ट का पेमेंट बाद में कर दो, तो इंटरेस्ट ना पे करने की वजह से अकाउंट को एनपीए नहीं माना जाएगा। इंटरेस्ट ना पे करने की वजह से अकाउंट को एनपीए नहीं माना जाएगा, सिंपल सी चीज है। उसके बाद आती है सर अकाउंट्स रेगुलराइज नियर द बैलेंस शीट डेट। तो अब यहां पे क्या बोला गया, बैलेंस शीट डेट के आसपास सर गड़बड़ी के बहुत चांसेस हैं। बैंक जनरली क्या चाहता है कि हमारा एसेट पीए बना रहे हैं, परफॉर्मिंग एसेट बना रहे हैं, तो बैंक बोरोवर को बोल सकता है कि आप एक काम करो, बैलेंस शीट डेट के पहले कुछ पैसे अरेंज करके दे दो ताकि हम अकाउंट को पीए दिखाते रहे, और बैलेंस शीट डेट के बाद हम पैसे रिवर्स कर देंगे। तो दैट इज वाई इन अकाउंट्स को ऑडिटर बहुत केयरफुली असेस करेगा, बिकॉज यहां पे ज्यादा हायर रिस्क है, यहां पे ज्यादा हायर रिस्क है। तो बेसिकली ईयर एंड से पहले जो भी रिसिप्ट्स आ रहे होंगे और ईयर एंड के बाद जो भी रिवर्सल्स हो रहे होंगे, ऑडिटर उसको अच्छे से चेक करेगा। अगर ऑडिटर को लगता है कि देयर इज इनहेरेंट वीकनेस इन द अकाउंट, क्या लगता है ऑडिटर को, देयर इज इनहेरेंट वीकनेस इन द अकाउंट, मतलब कुछ दम नहीं है अकाउंट में, पूरे साल पैसा आ नहीं रहा था, खाली बैलेंस शीट डेट से पहले पैसा आ रहा था, तो उन अकाउंट्स को एनपीए ही माना जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया कि ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। खाली एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर बैंक ने किसी को सीसी फैसिलिटी तो जो दी है वो 5 CR से ज्यादा दी है, कितना 5 CR से ज्यादा दी है, तो उन बोरोवर्स का स्टॉक ऑडिट भी कराया जाएगा, उन बोरोवर्स का स्टॉक ऑडिट भी कराया जाएगा अगर पार्टिकुलरली जो सीसी लिमिट दी है वो 5 करोड़ से ज्यादा दी है। बट ऑडिटर्स चाहें तो बाकी क्लाइंट्स का भी स्टॉक ऑडिट कराने के लिए बोल सकते हैं, भले ही लिमिट 5 करोड़ से कम है। तो ये अपना क्या हो गया सर, पूरा का पूरा एनपीए क्लासिफिकेशन हो गया। अब आते हैं अपन अगले एरिया पे, दैट इज ऑडिट ऑफ एडवांसेस। सबसे पहले सर एडवांसेस की बात करें, अगर बैंक ने एडवांसेस दिए हैं, अपन किस प्रकार से एविडेंसेस ले सकते हैं अबाउट एडवांसेस। अब एडवांसेस क्या सर, एक बैलेंस शीट आइटम है, एडवांसेस क्या सर, एक बैलेंस शीट आइटम है ना, बैलेंस शीट आइटम है और बैंक के लिए एसेट है। तो अब जब भी किसी एसेट के बारे में एविडेंस लेना है तो अपने को असर्शंस के बारे में सोचना है कि कौन कौन से असर्शंस हैं जो उस एसेट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो कौन सा असर्शंस के बारे में आपने डिस्कस किया था कि पार्टिकुलरली एग्जिस्टेंस के बारे में एविडेंस लेना होता है, उसके बाद एग्जिस्टेंस के अलावा कंप्लीटनेस के बारे में एविडेंस लेना होता है, उसके बाद राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के बारे में एविडेंस लेना होता है, वैल्यूएशन के बारे में एविडेंस लेना होता है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के बारे में एविडेंस लेना होता है, याद है ना। और अगर वो पार्टिकुलरली P&L आइटम है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो एग्जिस्टेंस की जगह ऑकरेंस बन जाता है कि ऑकरेंस के बारे में एविडेंस लेना होता है, कंप्लीटनेस के बारे में लेना होता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वाला पॉइंट वहां नहीं रहता है। देन उसके बाद जो भी एक्यूरेसी है या मेजरमेंट है उसके बारे में एविडेंस लेना होता है, याद आ गया होगा। तो अब पार्टिकुलरली एडवांसेस की बात करें तो सिमिलरली एग्जिस्टेंस के बारे में एविडेंस लेना है। एग्जिस्टेंस मतलब अपने को एविडेंस लेना है वेदर अमाउंट इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस आर आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ओके सर। फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के बारे में एविडेंस लेना है दैट वेदर द एडवांसेस एक्चुअली रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टू द बैंक।
उसके बाद और किस चीज के बारे में एविडेंस लेना सर? कंप्लीटनेस के बारे में, दैट देयर आर नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस। और किस चीज के बारे में एविडेंस लेना है? दैट इज वैल्यूएशन के बारे में। अच्छा, कंप्लीटनेस चेक करने के लिए आप लोन डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकते हो। उसके बाद सर आपको एविडेंस लेना है वैल्यूएशन के बारे में कि जो भी बेसिस ऑफ वैल्यूएशन है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। और वैल्यूएशन में एक और पॉइंट आ जाएगा, दैट एप्रोप्रिएट प्रोविजनिंग हैज बीन मेड। एप्रोप्रिएट प्रोविजनिंग हैज बीन मेड, जो भी प्रोविजंस वगैरह बनाना था वो प्रॉपर्ली बनाया है कि नहीं, माइनस किया है कि नहीं। और फाइनली प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के बारे में कि whether the advances are disclosed, classified and described in accordance with the recognized accounting policies। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर एडवांसेस, कि जब भी बैंक किसी को एडवांस देगा तो कौन से इंटरनल कंट्रोल्स बैंक एक्सरसाइज करेगा, एज ए ऑडिटर अपने को इवैल्यूएट करना है। अब लॉजिकल सी चीज सोचो सर, क्या कोई भी बैंक कभी भी किसी ऐरे गैरे बंदे को लोन दे देगा क्या? नहीं। तो कोई भी बंदा अगर लोन लेने जाएगा ना, बैंक सबसे पहले चेक करेगा उसकी क्रेडिट वर्थिनेस। क्रेडिट वर्थिनेस चेक करने के बाद उसके साथ एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करेगा। फिर बैंक ध्यान रखेगा कि भाई किस काम के लिए तेरे को पैसे चाहिए, तो बैंक अकॉर्डिंगली देखेगा कि कितना पैसा दिया जा सकता है, किस पर्पस के लिए देना है, और जिस पर्पस के लिए अपन लोन दे रहे हैं वो उसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा कि नहीं। क्या बैंक बदले में सिक्योरिटी लेगा? जी हाँ, बैंक बदले में सिक्योरिटी लेगा। सिक्योरिटी लेकर पूरा लोन दे देगा या मार्जिन माइनस करेगा? सर मार्जिन माइनस करेगा। एकदम लॉजिकल से चीज है, एकदम लॉजिकल से चीज है, ठीक है। उसके बाद बैंक देखेगा कि सिक्योरिटीज को अपने नाम पे कराया जा सकता है क्या, इज इट पॉसिबल कि सिक्योरिटीज को अपने नाम पे कराया जाए। तो ये सारी चीजें बैंक देखेगा, ये सारी चीजें बैंक देखेगा। अगर बोरोवर अपने गुड्स के अगेंस्ट लोन ले रहा है और गुड्स बैंक को ही देके आ रहा है, बोरोवर अपने गुड्स के अगेंस्ट लोन दे रहा है और गुड्स बैंक को ही देके आ रहा है, देन इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन बैंक को देखना पड़ेगा यार जो गुड्स मिले हैं वो सही कंडीशन में मिले हैं कि नहीं, सही कंडीशन है कि नहीं है, गुड्स प्रॉपर है कि नहीं है, गुड्स बराबर है कि नहीं है। पता चला सारा डैमेज माल बैंक को पकड़ा दिया और बाद में बैंक को ही उल्टा ब्लेम कर दिया कि यार देखो मैंने तो तुम्हें तो इतने का माल दिया था और तुमने मेरा माल खराब कर दिया। तो इंस्पेक्शन के वक्त प्रॉपर्ली वेरीफाई करना चाहिए बैंक को रिसीव करते वक्त कि माल प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो वो सारी चीजें, तो इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर एडवांसेस के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। कि बैंक शुड मेक एन एडवांस ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द बोरोवर एंड ऑब्टेनिंग सैंक्शन सैंक्शन फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज ऑफ द बैंक। फिर जो भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करने चाहिए, कंप्लायंस करने चाहिए विद टर्म्स ऑफ सैंक्शन एंड एंड यूज ऑफ फंड्स, मार्जिन लेना चाहिए एज स्पेसिफाइड इन सैंक्शन लेटर अगेंस्ट सिक्योरिटीज। उसके बाद अगर सिक्योरिटी शेयर्ड वेंचर्स के नेम पे है, नेचर पे है, तो ओनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफर करानी चाहिए। उसके बाद अगर गुड्स बैंक के पोजीशन में है तो जो भी पैकेजेस के कंटेंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली चेक करनी चाहिए। और एक जो पॉइंट है वो सीसी अकाउंट का याद कर लो कि अकाउंट्स हमेशा ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट के दायरे में होनी चाहिए। उसके बाद अगला आता है ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स। अब रेवेन्यू आइटम्स की बात करें सर तो सेक्शन 29 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर फॉर्म बी के अंदर हमने देखा था P&L अकाउंट का प्रिपरेशन। अब इसके अंदर दो इनकम्स होती हैं बैंक की, या तो बैंक इंटरेस्ट कमाता है या तो बैंक अदर इनकम कमाता है। तो बेसिकली जो भी अलग अलग प्रकार का बैंक इंटरेस्ट कमाता है या कमीशन इनकम, डिस्काउंट इनकम अर्न करता है, वो सारा इंटरेस्ट अर्न की कैटेगरी में आता है, एदर द इंटरेस्ट इनकम और द डिस्काउंट इनकम। बट अगर हम बात करें कमीशन की, ब्रोकरेज की, लैंड इन्वेस्टमेंट बेचा, म्यूचुअल फंड्स बेचे, प्रॉफिट कमाया, रिवैल्यूएशन हो गया, डिविडेंड्स मिल गए, अगर इन सारी चीजों की बात करें तो वो अदर इनकम में आता है। अब सर एज ए ऑडिटर हमें क्या क्या देखना है, तो हमें यहां पे छोटी मोटी चीजें देखनी है। सबसे पहले अपने को यह देखना है सर कि आरबीआई का डायरेक्शन है कि अगर कभी भी कोई इनकम 1% ऑफ टोटल इनकम ऑफ बैंक एक्सीड करती है, ठीक है ना, 1% ऑफ टोटल इनकम एक्सीड करती है, तो उसका रिकॉग्निशन एक्रूअल बेसिस में होना चाहिए एज पर AS 9। तो हम लोग इस बात का कंप्लायंस देख लेंगे कि अगर कोई इनकम 1% ऑफ टोटल इनकम एक्सीड करती है ग्रॉस बेसिस या नेट बेसिस में, तो AS 9 के हिसाब से एक्रूअल बेसिस में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि नहीं। उसके बाद बोला गया कि अगर वो इनकम उतनी मटेरियल नहीं है यानी 1% से कम है, तो बैंक की मर्जी है, बैंक चाहे तो उसे एक्रूअल बेसिस में भी रिकॉग्नाइज कर सकती है, बैंक चाहे तो उसे कैश बेसिस में भी रिकॉग्नाइज कर सकती है। और अगर बैंक उसे कैश बेसिस में रिकॉग्नाइज करेगा तो ऑडिटर अपने रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी आरबीआई के गाइडलाइंस में लागू किया हुआ है ना भाई कि अगर इनकम मटेरियल नहीं है 1% से कम है तो एदर यू कैन रिकॉग्नाइज ऑन एक्रूअल बेसिस ऑन कैश बेसिस। उसके बाद बैंक कभी भी किसी इनकम को, इंटरेस्ट को, फीस को, कमीशन को तभी रिकॉग्नाइज करेगा एक्रूअल बेसिस में जब उसको रिसीव करने की सर्टेनिटी होगी, जब उसको रिसीव करने की सर्टेनिटी होगी। AS 9 का प्रिंसिपल है। और साथ ही साथ बोला गया है कि सर आज के जमाने में जो मॉडर्न डे बैंकिंग होता है तो अपने आप ही जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम होता है, CBS सिस्टम होता है, उसके थ्रू अपने आप ही इंटरेस्ट इनकम की एंट्रीज जनरेट हो जाती हैं। अगर कभी भी अनसर्टेनिटी हो कलेक्शन में तो आप एक्रूअल बेसिस में पैसे रिकॉग्नाइज मत करो, कैश बेसिस में करो, जैसे कि NPA। एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट NSC वाला पॉइंट अपन ने ऑलरेडी कर लिया था। उसके बाद एक अच्छा पॉइंट दिया हुआ है कि बैंक ने मान लीजिए बिल्स परचेज किया है जो कि आउटस्टैंडिंग है एट द क्लोज ऑफ द ईयर, ठीक है भाई। तो मान लीजिए बैंक ने बिल परचेज किया है फैब में,
जिसका क्लोजर कब होगा सर, फैब का बिल है, 3 महीने का बिल है, यानी कि फैब अप्रैल मई, तो मई एंड में उसका क्लोजर होगा, तो 3 महीने का बिल है। अब बैंक जब बिल को डिस्काउंट करके देगा, मान लीजिए बैंक ने उसके लिए डिस्काउंट इनकम लिया 3000, बैंक का डिस्काउंटिंग इनकम है 3000, बोला सर ये 3000 इनकम ना 1 साल के नहीं है, ये 3000 इनकम 2 साल के हैं, बिकॉज फैब मार्च 1 साल का हो गया, अप्रैल अगले साल का हो गया, तो इस 3000 को आप एपोर्शन करो, इस 3000 को आप एपोर्शन करो कि फैब मार्च का 2000 है, अप्रैल का 1000 है, फैब मार्च का 2000 है, अप्रैल का 1000 है। अब बोला सर अप्रैल का जो 1000 है आइडियली आपको अभी रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहिए था, बिकॉज वो अगले साल की है, बट आपने तो रिकॉग्नाइज कर लिया। तो क्योंकि आपने उसे भी रिकॉग्नाइज कर लिया है, दैट इज वाई उसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए उस 1000 को हम अदर लायबिलिटीज के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करेंगे। क्या करेंगे सर, अदर लायबिलिटीज के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करेंगे। और उसके अलावा बोला गया सर कि अगर बैंक ने फर्दर बैंक के बिल की डिस्काउंटिंग कराई है और उसके लिए डिस्काउंट एक्सपेंडिचर इंकर भी किया है, तो जो डिस्काउंट इनकम मिला वर्सेस जो डिस्काउंट इनकम इंकर हुआ उसको सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, अलग अलग दिखाया जाएगा, सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, अलग अलग दिखाया जाएगा। फिर आता है बिल्स फॉर कलेक्शन का पॉइंट। अब बिल्स फॉर कलेक्शन का पॉइंट क्या हो गया, मान लो साहब मैं एक एक्सपोर्टर हूं, मैं क्या कर रहा हूं, माल एक्सपोर्ट कर रहा हूं, अब मुझे पैसे मिलने हैं, किससे मिलने, इंपोर्टर से मिलने हैं। मैंने बैंक को बिल दे दिया बिल फॉर कलेक्शन की मेरे बिहाफ में इंपोर्टर के बैंक से पैसे कलेक्ट कर लो। अब बैंक मेरे बिहाफ में इंपोर्टर के बैंक से पैसे कलेक्ट कर लेगा, मेरे अकाउंट में जमा कर देगा, बदले में अपना कमीशन ले लेगा। लेकिन बैंक मेरे अकाउंट में तभी पैसे जमा करेगा आइडियली जब बैंक को पैसे खुद मिल जाए और बैंक के अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। यही बात ऑडिटर चेक करने वाला है, यही बात ऑडिटर चेक करने वाला है कि ये प्रोसेस फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद आता है रीनेगोशिएशन। मान लो मेरा एक लोन चल रहा था लेटर से 5 साल का, मैंने उसको रीनेगोशिएट करा दिया बैंक के पास, मैंने बोला 5 साल में तो मैं किस्तें भर नहीं पाऊंगा, 5 साल का लोन को 15 साल का बना दो, और उसके लिए बैंक ने मुझसे फीस एंड कमीशन रिकॉग्नाइज की 5000। अब बैंक ने उस काम के लिए मुझसे फीस एंड कमीशन लिया 5000, बोला ये 5000 इनकम अभी रिकॉग्नाइज नहीं होनी चाहिए सर, अल्टीमेटली लोन को रीनेगोशिएट किया गया है ओवर ए पीरियड ऑफ 10 इयर्स, तो उस 10 साल के अंदर क्या करनी चाहिए, इस इनकम को प्रोपोर्शनेट बेसिस में रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। यही बात लिखी गई है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है रिवर्सल ऑफ इनकम्स। अब रिवर्सल ऑफ इनकम्स का मतलब क्या हो गया, मान लो कोई भी एडवांस या बिल्स परचेज डिस्काउंटेड, पहले क्या था सर, पहले पीए था। अब पहले पीए था तो अपन ने इनकम रिकॉग्निशन एक्चुअल बेसिस में किया था, लेकिन अब वो अकाउंट एनपीए बन गया। अब अगर वो अकाउंट एनपीए बन गया तो यानी इनकम रिकॉग्निशन कैश बेसिस में करनी है। अब ऐसा भी कुछ पैसा होगा, ऐसा भी कुछ इंटरेस्ट होगा जो प्रैक्टिकली एक्रियू तो हो गया था, आपन ने इनकम अकाउंट में रिकॉग्नाइज भी कर लिया था बिकॉज उस वक्त पीए था, लेकिन अब वो एनपीए बन गया है, तो बोला साहब उसे आप रिवर्स कर दीजिए, बिकॉज अब वो एनपीए बन चुका है, तो अब उसे आप क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। आप सिर्फ उसी इनकम को इनकम अकाउंट में बुक करके रखिए जिसका पैसा मिल चुका है। अगर पैसा नहीं मिला है, सिर्फ इंटरेस्ट एक्रियू हुआ था, इनकम अकाउंट में रिकॉग्नाइज हुआ था बट पैसा नहीं मिला था, आप उसे रिवर्स कर दीजिए। और अगर उसी पार्टिकुलर एसेट से आपको कुछ फीस मिल रही है, कमीशन मिल रही है, सिमिलर इनकम, आप उसे भी रिवर्स कर दीजिए। या फिर पिछले साल आपने किसी इनकम को गलती से रिकॉग्नाइज कर लिया था, उसे इस साल दोबारा रिवर्स कर दीजिए। पिछले साल आपने किसी इनकम को गलती से रिकॉग्नाइज कर लिया था, उसे रिवर्स कर दीजिए, या फिर उसका प्रोविजन बना लीजिए। सेम चीज, सेम सिनेरियो दिया हुआ है कि साहब पहले क्या था, एसेट पीए था, अब क्या बन गया, एनपीए। तो जो इनकम ऑलरेडी आप रिकॉग्नाइज कर चुके हो बट पैसा मिला नहीं, आप या तो उसको रिवर्स कर दीजिए या उसका प्रोविजन बना दीजिए। उसके भी हाथ में कोई फीस कमीशन अदर इनकम है अगेन जो मिला नहीं है बट आप उसे रिकॉग्नाइज करके रखे हो, रिवर्स कर दीजिए या प्रोविजन बना दीजिए। पिछले साल कोई इनकम गलती से रिकॉग्नाइज कर दिया था, रिवर्स कर दीजिए या प्रोविजन बना दीजिए। और अगर लार्ज डेबिट्स हो रहे हैं इंटरेस्ट इनकम के अकाउंट से, लार्ज डेबिट्स हो रहे हैं इनकम इंटरेस्ट इनकम के अकाउंट से, मतलब कुछ ज्यादा ही रिवर्सल्स हो रहे हैं, तो आप मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन ले लीजिए कि आप इतने रिवर्सल्स क्यों कर रहे हैं। और मैनेजमेंट के पास अगर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो उस चीज को चेक कीजिए, ठीक है। और अगर किसी बोरोवर ने कंप्लेन किया था, कम्युनिकेट किया था मैनेजमेंट को, बैंक को, कि भाई आपने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज हमारा डेबिट किया है, तो ये भी देखिए कि मैनेजमेंट ने कुछ एक्शन लिया है कि नहीं, बैंक ने कुछ एक्शन लिया है कि नहीं। मतलब ऑडिटर पार्टिकुलरली सिर्फ कस्टमर का नहीं सोच रहा, सिर्फ बैंक का नहीं सोच रहा, कस्टमर का भी सोच रहा है। उसके बाद आता है सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑफ टेकआउट फाइनेंस। अब टेकआउट फाइनेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, मान लीजिए लेट अस से एक कंपनी को ना इंफ्रास्ट्रक्चर लोन चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए गया वो आईसीआईसीआई बैंक के पास। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जो आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी है, कमर्शियल बैंक्स है, वो 20-25 साल के लोन देने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते। तो टेकआउट फाइनेंस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप इनिशियली एक शॉर्ट टर्म लोन दे दो 5-7 साल का, 5-7 ईयर्स का एक शॉर्ट टर्म लोन दे दो, बाद में उस लोन को बेच दो किसी डेवलपमेंट बैंक को। मतलब मान लीजिए बाद में लेटर से आईआईएफसी या फिर आईडीबीआई उस लोन को टेक ओवर कर लेगा।
अगेंस्ट ए पार्टिकुलर फीस और कमीशन, उसी को बोलते हैं टेक आउट फाइनेंस, उसी को बोलते हैं टेक आउट फाइनेंस। और ये पार्टिकुलरली जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में यूज होता है, ठीक है ना। अब टेक आउट फाइनेंस के केस में भी पार्टिकुलरली इफ बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी अकाउंट इज क्लासिफाइड एज लैंडिंग बाय द लैंडिंग बैंक एज एनपीए, वो इनकम तभी रिकॉग्नाइज करेगा जब पैसा मिल जाए, वो इनकम तभी रिकॉग्नाइज करेगा जब पैसा मिल जाए। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस। तो बैंक के एक्सपेंसेस तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, एक होता है प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज, ठीक है ना। तो एक होता है इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, जैसे कि जो भी एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हो गए, रेंट के खर्चे हो गए, सैलरी के खर्चे हो गए, डॉक्टर की फीस हो गई, लीगल एक्सपेंस अकाउंट हो गया। एंड देन वी हैव प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज। अब सर खर्चों का जब वेरिफिकेशन करते हैं, खर्चों की जब वाउचिंग करते हैं, तो याद रखना वापस से लग जाएगा ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एप्लीकेशन। वापस अपने को चेक करनी होंगी असर्शंस, वापस अपने को चेक करनी होंगी ऑकरेंस, कंप्लीटनेस। और मैंने एक चीज बताया था कि जब भी खर्चों की चेकिंग होती है एनालिटिकल प्रोसीजर्स काम आता है। जब भी खर्चों की चेकिंग होती है एनालिटिकल प्रोसीजर्स काम आता है। और एनालिटिकल प्रोसीजर्स में आप करते हो रीजनेबलनेस टेस्टिंग और आप करते हो रेशियो एनालिसिस। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स में आप करते हो रीजनेबलनेस टेस्टिंग, आप करते हो रेशियो एनालिसिस, वो यहां काम आएगा। तो अगर हम बात करें ऑडिट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, तो आप करोगे सबसे पहले रीजनेबलनेस टेस्टिंग और साथ में आप करोगे रेशियो एनालिसिस। तो पहला पॉइंट हो गया रीजनेबलनेस टेस्टिंग का और रेशियो एनालिसिस का। तो आप आराम से रीजनेबलनेस टेस्टिंग कर सकते हो। कैसे करोगे? पार्टिकुलरली आप रेशियोज एनालाइज कर लोगे कि डिपॉजिट्स के ऊपर बैंक ने कितने इंटरेस्ट पे किए हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे सर, इंटरेस्ट किसके ऊपर बैंक पे करेगा, डिपॉजिट्स के ऊपर। तो आप अलग अलग डिपॉजिट्स की लिस्ट ले लोगे, अलग अलग डिपॉजिट्स की लिस्ट ले लोगे। आपको पता है कि कितना डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। उसके अकॉर्डिंग आप एक वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकाल लोगे। अब वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट निकालकर आप एक्चुअल रेट से कंपेयर कर लोगे कि एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट का पेमेंट किया गया है। तो वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट वर्सेस द एक्चुअल एवरेज रेट पेड, तो उसका जो भी डिफरेंस है उसको इन्वेस्टिगेट कर लोगे। उसके बाद करंट ईयर में जो भी रेट ऑफ डिपॉजिट्स पे किए गए हैं उसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके चेक कर लोगे। टेस्ट चेक बेसिस में कैलकुलेट करके देख लोगे कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सही था कि नहीं था। उसके अलावा और इंटरेस्ट किस चीज में पे करेगा बैंक, फिक्स डिपॉजिट्स। तो अब एफडी के केस में जो भी एफडी रिसिप्ट या सर्टिफिकेट है वो चेक कर लोगे कि जो इंटरेस्ट रेट एफडी रिसिप्ट या सर्टिफिकेट में लिखी हुई थी उसके अकॉर्डिंग ही पे हो रही है कि नहीं। और किसमें इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, सेविंग्स अकाउंट में। तो चेक कर लोगे कि जो भी सेविंग्स अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है वो बैंक के रूल्स के हिसाब से है कि नहीं है। करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करते नहीं बोल के वो वाला पॉइंट आएगा नहीं। और फिर आता है सर ऑडिट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग खर्चों की बात करें तो दिमाग में दो चीज आनी चाहिए कि साहब कंट्रोल चेक करेंगे कि बैंक के कंट्रोल कैसे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर, और दूसरा आना चाहिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो सबसे पहले कंट्रोल्स देख लो कि whether how are the controls of the bank with respect to the operating expenses, whether the expenses are authorized, because depending upon the reliance of controls we shall determine the nature, time, extent of audit procedures. उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कीजिए, पिछले महीने कितने खर्च हुए थे, इस महीने कितने हुए हैं, पिछले साल कितने हुए थे, इस महीने कितने हुए हैं, और एक्सपेंडिचर की रीजनेबलनेस चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो ऑफ टोटल, रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू द टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, और उसे पिछले साल से कंपेयर कर लीजिए। और साथ ही साथ अपने को चेक करने होते हैं एक्सपेंसेस के सबूत, तो एक्सपेंसेस का डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लीजिए। और फाइनली आता है ऑडिट ऑफ प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज। तो हमें पता है कि बैंक प्रोविजन बना के चलती है, जैसा हमने डिस्कस किया था 15%, 25%, 40%, 100%। तो पार्टिकुलरली अब देख लीजिए बैंक ने स्टैंडर्ड एसेट का प्रोविजन सही तरीके से बनाया है कि नहीं, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट का सही तरीके से बनाया है कि नहीं। अब प्रोविजनिंग कैसे बनेगा, आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से। तो देख लीजिए आरबीआई के सर्कुलर कंप्लाई हुए हैं कि नहीं। स्टैंडर्ड एसेट्स के केस में प्रोविजनिंग सही तरीके से अप्लाई किया है कि नहीं, अच्छे से चेक कर लीजिए। एक बार लोन को बढ़िया से चेक कर लीजिए सैंपल बेसिस में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉन स्टैंडर्ड एसेट को स्टैंडर्ड एसेट दिखा रखा है और फिर नॉन स्टैंडर्ड एसेट के ऊपर स्टैंडर्ड एसेट का प्रोविजनिंग लगा रखा है। ब्रेकअप ले लीजिए मैनेजमेंट से कि आपके पास आपके कितने स्टैंडर्ड लोन्स हैं, आपके कितने एनपीए हैं, उसको लेजर से मैच करके देख लीजिए। तो बैंक से क्या कर लीजिए, ब्रेकअप ले लीजिए, लिस्ट ले लीजिए, कितने स्टैंडर्ड लोन्स हैं, कितने एनपीए हैं, लेजर से मैच करके देख लीजिए। और उसके अलावा प्रोविजंस कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना होता है, AS 29 के हिसाब से। तो AS 29 के साथ कंप्लायंस इंश्योर कर लीजिए। और कौन से प्रोविजन बनाने होते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, रिकम्प्यूट करके देख सकते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बिकॉज अपने को इनकम टैक्स एक्ट की नॉलेज है, अपने को स्लैब रेट्स की नॉलेज है, अपने को अलाउंसेस डिसअलाउंसेस की नॉलेज है। तो अपन रिकम्प्यूट कर सकते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स एंड अकॉर्डिंगली टैली करके देख सकते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, मेमोरेंडम अकाउंट।
मेमोरेंडम अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली कि जब पार्टिकुलरली एसेट एनपीए बन जाएगा ना, जब पार्टिकुलर एसेट एनपीए बन जाएगा ना, तो एनपीए बनने के बाद अब इनकम तो रिकॉग्नाइज होगा, जो भी इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज होगा वो कैश बेसिस में होगा, बट अपने पर्पस के लिए आप क्या कर सकते हो, मेमोरेंडम अकाउंट में हर महीने का इंटरेस्ट डाल सकते हो कि आपको आइडिया लगता रहे कि इस पार्टिकुलर अकाउंट में कितना इंटरेस्ट एक्रियू हो रहा है, तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम अकाउंट, ठीक है ना। दैट पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज मेमोरेंडम अकाउंट। एक एनपीआई का भी कॉन्सेप्ट होता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट का भी कॉन्सेप्ट होता है कि अगर बैंक ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां से फिक्स रिटर्न आनी है और 90 डेज तक रिटर्न नहीं आया, तो जैसे अपन एनपीए क्लासिफाई करते हैं उसी तरीके से अपन उस इन्वेस्टमेंट को एनपीआई मान लेंगे। एनपीआई मान लेंगे मतलब नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट मान लेंगे, ठीक है। सो दिस आर ऑल द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दैट वी हैव टू रिमेंबर फॉर द बैंक ऑडिट चैप्टर। अगर इतना आपने कर लिया तो आपका काम चल जाएगा। दिस इज ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर। उम्मीद करता हूं कि ये पार्टिकुलर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर वीडियो बेनिफिशियल रहा है भाई, लाइक करने में एकदम कंजूसी मत करना। डू लाइक द वीडियो, दैट गिव्स अस मोटिवेशन। डू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा, आपको कितना बेनिफिट मिला। ऑल द बेस्ट।